नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उत्सायाणं नमो लोके सवस्वाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उत्सायाणं नमो लोके सवस्वाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उत्सायाणं नमो लोके सवस्वाहुणं ऐसो पंचाणमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेसि परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गवतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। जय जिनेन्द्र सभी को। चलिए, तो आज अपना आज का विषय प्रारंभ करते हैं। मुझे लगता है और शायद दो तीन लोग ज्वाइन करेंगे, बट हम लोग यहाँ पे शुरुआत कर लेते हैं। तो पिछली बार पिछले सेशन में हमने किस विषय पे चर्चा की थी? एक्चुअली सॉरी, अपना द्रव्य संग्रह का मंगलाचरण भी कर लेते हैं। उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे। गिव मी वन सेकेंड। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, हमारा अपना स्वाध्याय या तत्व चर्चा जो है द्रव्य संग्रह पे चल रहा है, तो फिर हम लोग द्रव्य संग्रह का भी मंगलाचरण पहले कर लेते हैं। ठीक है। जीवमजीवं दैवम् जिणवरवसहेण जेणणीदेष्टम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सौवदा शिरसा। ठीक है। हाँ, तो हम लोग ये हमारा द्रव्य संग्रह पे तत्व चर्चा चल रही है। तो चलिए अभी ये बात कर लेते हैं कि पिछले सेशन में हमने किस विषय पे चर्चा की थी, किसी को याद हो तो। Sorry, Kalpit, I couldn't join last week, and I didn't get a chance to review. So ओके। apologies. I don't know. नो 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 वरीज, नो वरीज। हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि बेसिकली जो द्रव्य संग्रह है उस पे जो पहली जो दूसरी गाथा है द्रव्य संग्रह की, उसमें जो जीव जो है, जीव का स्वरूप है, उसका निरूपण है। और जीव को 9 प्रकार से समझाया गया है। राइट। तो जीव को 9 प्रकार से समझाया गया है। और उसमें जो है ये जो दूसरी गाथा है मैं जस्ट शेयर कर रहा हूँ एक क्विक रेफरेंस के लिए। तो उसमें जो ये दूसरी गाथा है उसमें क्या है, कहा है कि जीव जीता है। तो कैसे जीता है? फिर जीव उपयोगमय है, तो उसमें ज्ञान और दर्शन का उपयोग है। जीव अमूर्तिक है, जीव करता है। जीव जीव अपने देह पर प्रमाण है, सदेह प्रमाणो, यानी अपने देह के प्रमाण है। जीव भोगता है। जीव संसारी भी हो सकता है और जीव सिद्ध भी हो सकता है। और स्वभाव से वो ऊर्ध्व गमन करने वाला है। तो इसमें हमने काफी इसमें जो एट्रीब्यूट्स है, जैसे जीव कैसे जीता है, जीव उपयोगमय है, जीव अमूर्तिक है, जीव अपने देह के प्रमाण है, ये हमने जो पहले की जो गाथा है उसमें इसको समझा था। अभी जो नेक्स्ट अपनी जो चर्चा चल रही है अभी, वो है जीव संसारी जीव। तो संसारी जीव कैसा होता है, किस अवस्था में पाया जाता है, उसकी चर्चा चल रही है। तो हमने जो पिछली बार जो हमने गाथा देखी थी, वो जो थी वो गाथा नंबर आई थिंक 11 थी। और वो 11वीं जो गाथा थी उसमें हमने क्या देखा था कि जीव जो है, हमने त्रस्त जीव और स्थावर जीव, उसका हमने स्वरूप देखा था। राइट। तो हमने जो उसकी गाथा थी उस पर ये देखा था कि जो पिछली बार, ये जैसे क्विक रिवीजन करा देता हूँ। तो मैं अपनी वापस स्क्रीन ये शेयर कर रहा हूँ। ओके।
हाँ, तो हमने ये जो है ये गाथा हमने देखी थी, गाथा नंबर 11 नंबर की जो गाथा है वो हमने देखी थी। इसमें क्या था कि पुडवी जल तेवु वायु वनस्पति विविध थावरे इंद्रिय, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु और वनस्पति, इस तरह के विविध स्थावर एक इंद्रिय जीव होते हैं। राइट, तो ये एक इंद्रिय जीव, ये सब स्थावर जीव होता है, और ये स्थावर जीव किस अवस्था में पाए जाते हैं उसका यहाँ पे निरूपण है। तो ये पहली गाथा, जो पहली लाइन है उसमें ये हमने पढ़ा था। और फिर दूसरी जो लाइन है इस गाथा की, इसमें क्या कहा है कि विगतिग चतु पंचखा, यानी दो इंद्रिय, दो, तीन, चार और पांच इंद्रिय वाले जीव होते हैं। वे कौन से जीव होते हैं? त्रस जीव होते हैं, त्रस जीवा, यानी त्रस जीव होते हैं। और उसके फिर भेद, उसके उदाहरण क्या है कि शंखादि, यानी शंख और आदि, यानी जो शंख है वो दो इंद्रिय का जीव है, चींटी तीन इंद्रिय की जीव है, मच्छर है वो चार इंद्रिय का जीव है, और मनुष्य है वो पांच इंद्रिय का जीव है। ये सब उदाहरण है। तो यहाँ पे जो दो इंद्रिय से लेकर पांच इंद्रिय वाले जो जीव है, ये त्रस जीव होता है। और जो एक इंद्रिय वाले जीव होते हैं वे स्थावर जीव होते हैं, और स्थावर जीव या एक इंद्रिय के जीव होते हैं वे इस अवस्था में पाए जाते हैं, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय। तो इस तरह से ये जो एक इंद्रिय है ये इस अवस्था में पाया जाता है। तो इस गाथा का हमने इस गाथा पे हमने पिछली बार चर्चा की थी। अभी आज जो है अपना विषय है वो वापस संसारी जीव पे ही रहेगा। तो अभी इसी गाथा का एक अभी जो आगे की जो बात है इस संसारी जीव की, और उस पे जो और एडिशनल एक्सप्लेनेशन है वो आज के जो टॉपिक है उसमें आएगा। ठीक है, तो हम आज की जो गाथा है पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर उसका हम अर्थ भी समझ लेंगे। ठीक है, चलिए मैं वापस अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये गाथा जो है इसको हम पढ़ लेते हैं। समणा अमणेया पंचिंदिय, एक मिनट मैं सबको म्यूट कर लेता हूँ। हाँ, समणा अमणेया पंचिंदिय निम्मणा परे सवे बादर सुहुमेन्दी सौवे पज्जत इदराय। इस गाथा को एक बार वापस पढ़ लेते हैं। समणा अमणेया पंचिंदियणिमणा परे सौवे बादर सुहुमे इंदी सौवे पज्जत इदराय। देखिए, ये गाथा भी हम प्राकृत में हमने पढ़ी, तो इसको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि बहुत जटिल है, इसमें कुछ अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। राइट, अभी इसका एक बार हम अनव्यार्थ देख लेंगे, या तो इसका जो शब्दों का अर्थ देख लेंगे, तो फिर इतनी सरल हो जाएगी कि ऐसा लगेगा कि इसको फिर आप कोई पूछेगा तो आपको एक जो प्राकृत की जो गाथा है पढ़ के भी तुरंत ही इसका अर्थ समझ में आ जाएगा। तो ये इस तरह से प्राकृत है, ऐसा लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, बट एक बार उसका जो शब्द का अर्थ समझ ले तो ये बहुत इजी हो जाता है एक्चुअली। तो इस गाथा में क्या कहा है आचार्य ने? समणा अमणा, समणा अमणा यानी समणा, समणा, स यानी सहित और मणा यानी मन। तो मन के सहित समणा, और अमणा, अमणा यानी मन के रहित, मणा यानी मन, और अमणा यानी मन के बगैर वाला। णेया यानी जानना, णेया यानी ज्ञान करो, यानी सीखो, ऐसा जानो, तो इसका अर्थ होता है णेया। फिर यह है पंचेंद्रिय, यानी पांच इंद्रिय वाला। फिर णिमणना, णिमणना, णिमणना यानी मन वगैर, मन के वाला, यानी मरना यानी मन वाला, और णिमणना यानी नहीं मन वाला या मन के बगैर वाला। परे सव्य,
तो यहाँ पे इस गाथा में आचार्य, इस लाइन में, इस पंक्ति में आचार्य ने क्या कहा है? यहाँ पे कहा है कि पंच इंद्रिय, पांच इंद्रिय वाले जीव कैसे होते हैं? समणा और अमणा, यानी मन वाले और मन बगैर के। पांच इंद्रिय वाले जो जीव है वो मन वाले भी हो सकते हैं और मन के बगैर भी हो सकते हैं, और ऐसा जानना चाहिए। यानी ऐसा जानना चाहिए। और णिमणना परे शब्द है, यानी पांच इंद्रिय से जो परे है, यानी बाकी के जो इंद्रिय वाले हैं, यानी एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय तक के जो जीव है, यानी बाकी के जो है परे सब है, यानी बाकी के जो सब जीव है, यानी पांच इंद्रिय के बगैर वाले जो जीव है, वे सब कैसे है? अणिमणना, यानी मन के बगैर वाले जीव है। यानी इसका, इस पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि जो पंच इंद्रिय जीव जो है वो मन वाला भी हो सकता है और मन के बगैर वाला भी हो सकता है। राइट? मन सहित भी हो सकता है और मन रहित भी हो सकता है। और बाकी के जो सब जीव है, यानी पंचेंद्रिय के अलावा, तो पंचेंद्रिय के अलावा एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय तक के जीव जो है वो हमेशा णिमणना, यानी मन के रहित ही होते हैं। बात वो कभी एक इंद्रिय से चार इंद्रिय वाले जीव कभी मन वाले नहीं होते हैं, ऐसा यहाँ पे आचार्य ने कहा है। और फिर इसका जो दूसरी पंक्ति है उसको भी देख लेते हैं। बादर सुहु में इंदी, बादर यानी जो बादर जीव, और सुहु यानी सूक्ष्म, ए इंदी, सुहु में इंदी का इसका जो संधि विच्छेद करेंगे तो ऐसा हो जाएगा सुहुम, सुहुम, सुहुम यानी सूक्ष्म, और ए इंदी यानी एक इंद्रिय। तो यहाँ पे क्या कहा है कि एक इंद्रिय वाले जो जीव है वो कैसे हो सकता है? बादर भी हो सकता है और सूक्ष्म भी हो सकता है। ठीक है? एक इंद्रिय वाले जीव बादर भी हो सकता है और सूक्ष्म भी हो सकता है। फिर आगे क्या कहा है? सव्वे पज्जत इदरा य यानी और सव्वे यानी सब जीव, सब जीव यानी पांच इंद्रिय वाले जीव, एक इंद्रिय से चार इंद्रिय वाले जीव, ये सब जीव, और इसमें भी बादर जीव और सूक्ष्म जीव, ये सब जीव जो है, और उसमें भी संगनी जीव, पांच इंद्रिय वाले संगनी और असंगनी दोनों हो सकता है, एक इंद्रिय वाले सूक्ष्म और बादर भी हो सकता है, और दो इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय वाले जो जीव है वे, ये सभी जीव पज्जत, पज्जत यानी पर्याप्त, पर्याप्त भी हो सकता है, और इदरा, इदरा यानी उसके विपरीत, यह का अर्थ होता है और। तो पज्जत और इदरा यानी पर्याप्त भी हो सकता है और उसके विपरीत भी हो सकता है। विपरीत यानी इसका पर्याप्त, पर्याप्त का विपरीत होता है अपर्याप्त। ठीक है? तो अभी इसमें हमने, इस गाथा में क्या क्या हमने शब्द देखे? यहाँ पे एक तो समणा अमणा, यानी संगनी और असंगनी। समणा यानी मन वाला, जिसको संगनी कहते हैं, और असंगनी, तो संगनी और असंगनी ये दो हमने शब्द देखे। फिर हमने ये दूसरे शब्द देखे, बादर और सूक्ष्म। एक इंद्रिय के जीव जो है वो बादर और सूक्ष्म हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे हमने बादर और सूक्ष्म ये दो शब्द देखे। और फिर पज्जत, पज्जत यानी पर्याप्त, ये और एक शब्द देखा हमने, पर्याप्त, और उसका विपरीत होता है अपर्याप्त। तो अभी ये शब्द देखे, तो अभी हम इस सब सब शब्दों का अर्थ समझेंगे। ठीक है? तो इसका जो हमने अनव्यर्थ, अनव्यर्थ लाइक एक तरह से इसका जो हमने लाइक शब्दार्थ देखा, एक्चुअली अनव्यर्थ नहीं देखा, शब्दार्थ देखा, तो हर एक शब्द का मैंने यहाँ पे अर्थ बता दिया। वापस जस्ट एक बार बहुत क्विकली बता देता हूँ। समणा यानी मन वाला, अमणा यानी मन के बगैर वाला, णेया यानी जानना चाहिए, पंच इंद्रिय यानी पांच इंद्रिय वाला, फिर णिमणना यानी मन के बगैर वाला, परे सब यानी बाकी के सब, और फिर यहाँ पे अर्थ ये आया है बादर, सुहु यानी, सुहुम यानी एक सूक्ष्म, ए इंद्रिय यानी एक इंद्रिय, सव्य यानी बाकी, हाँ सब, नॉट सव्य यानी सब, सब, पज्जत, पज्जत यानी पर्याप्त, इदरा यानी विपरीत, और यानी और, यानी पर्याप्त और उसका विपरीत यानी अपर्याप्त, ये सब हो सकता है। ठीक है? तो ये गाथा का इस तरह से शब्दार्थ हमने देखा। अभी इसका अन्वयार्थ भी देख सकते हैं हम, तो इसका एक बार अन्वयार्थ पढ़ लेते हैं।
It's like same as what we read, but just we will go through it anyway quickly. देखिए, इसका अनव्यर्थ और भावार्थ दोनों है, बट हमने अनव्यर्थ पहले पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि इसका अनव्यर्थ है कि पंचेंद्रिय समणा, यानी पांच इंद्रिय जीव संगनी और अमणा यानी असंगनी होते हैं। पांच इंद्रिय वाले जीव संगनी और असंगनी होते हैं। शेष बाकी के सभी जीव यानी एक इंद्रिय, द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय व चतुरिंद्रिय जीव असंगनी होते हैं। राइट, तो एक इंद्रिय से चार इंद्रिय वाले जीव सब असंगनी ही होते हैं, यानी मन के बगैर वाले होते हैं। संगनी यानी मन वाले, और असंगनी यानी मन के रहित। सॉरी, मन के रहित। असंगनी यानी मन के रहित, यानी मन जिसका मन नहीं होता है, वे असंगनी कहते हैं। तो उसमें यहाँ पे क्या है कि बाकी के सब जीव यानी एक इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय, ये सब असंगनी ही होते हैं नियम से। फिर एक इंद्रिय जीव बादर व सूक्ष्म के भेद से दो प्रकार के होते हैं। एक इंद्रिय के जीव के दो भेद हो सकते हैं, बादर और सूक्ष्म। और सब जीव यानी पांच इंद्रिय के संगनी असंगनी, फिर दो इंद्रिय से लेकर चार इंद्रिय वाले जीव, और एक इंद्रिय में सूक्ष्म और बादर एक इंद्रिय, ये दोनों, ये सब मिला के जो टोटल जो सब 7 टाइप्स हुए, ये सब जीव जो है वे पर्याप्त और अपर्याप्त ये दोनों हो सकते हैं। ये 7 प्रकार के जीव पर्याप्त, पर्याप्तक और अपर्याप्तक है। तो इस प्रकार 14 जीव समास है। तो इसको 14 जीव समास कहते हैं। 14 यानी इसके 14 भेद हो गए, राइट। पांच इंद्रिय के दो भेद हो गए, संगनी और असंगनी। ठीक है। फिर देखिए, पांच इंद्रिय के दो भेद हो गए, संगनी और असंगनी, तो ये दो भेद हो गए। फिर एक इंद्रिय, सॉरी, दो इंद्रिय से लेके चार इंद्रिय, यानी दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय। ठीक है। तो ये हो गए भेद पांच। और फिर एक इंद्रिय में अपना सूक्ष्म एक इंद्रिय और बादर एक इंद्रिय। ठीक है, तो ये 7 भेद हो गए। और ये 7 भेद हुए, ये सातों भेद के पर्याप्त और अपर्याप्त, ये और दो भेद हो सकता है, राइट। तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 14। तो इस तरह से जो 14 भेद हुए उसको 14 जीव समास कहते हैं। ठीक है। अभी इसको जो है थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे कि ये सब क्या होता है। पर्याप्त, सूक्ष्म, बादर क्या होता है, पर्याप्त अपर्याप्त क्या होता है, संगनी असंगनी क्या होता है, ये सब है। इसका हम थोड़ा इसके जो थोड़ा इसका मीनिंग है, थोड़ा इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, ये गाथा जो है ये तो अभी अपनी हमने यहाँ पे पढ़ ली, राइट। ये दो पंक्ति थी वो पढ़ ली, लेकिन इस पंक्ति में अभी इतना सारा माल भरा हुआ है, यानी इतनी सारी डिटेल्स है कि अगर इसको हम सब डिटेल कवर करें तो हमको और 3 घंटे लगेंगे। लेकिन अपने पास है अपना आज का सिर्फ 1 ही घंटा है। तो अभी देखते हैं 1 घंटे में कितना कवर कर पाता है। बाकी इसमें जो डिटेल्स है इतनी सारी है कि इसमें और 3 घंटे तक इसकी चर्चा कर सकते हैं। इस पर 3 घंटे तक इसकी डिटेल्स कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो संगनी और असंगनी, तो चलिए अभी ये बताइए कि संगनी और असंगनी क्या होता है। आई मीन सबको पता ही है, बट जिसको भी बताना है। विद मन के सहित या मन के बिना? हाँ, तो मन क्या होता है? That's a good So question. who can think and kind of analytical thinking કરીને decide કરવું. So who can think those are સંજ્ઞી જીવ્સ and who cannot are असंज्ञी जीव. हाँ, सही है। देखिए, तो लीना लीना आपको कुछ कहना था, आपने भी अनम्यूट किया था, अगर आपको भी कुछ कहना है तो। नहीं, वही सन्नी और असनी मीन्स मन के सहित और मन के बिना हाँ वाले। हाँ हाँ, सही है। देखिए, तो देखिए मन जो है, पलक ने कहता है, देखिए मन जो है, अभी अपने जैनिज्म में क्या है, मन क्या कहा गया है। मन जो है जैसे अपनी इंद्रिया है, तो इंद्रिय का भी एक फिजिकल उसका प्रेजेंस है, राइट। जैसे चक्षु इंद्रिय है तो वो कहाँ से दिखता है, आंख से दिखता है, तो आंख हमको दिखती है, राइट। जैसे फिजिकल प्रेजेंस ऑफ आईज, वैसे ही अपनी जो जैसे कर्णेंद्रिय है तो वो कान से सुनता है, तो कान है वो भी दिखता है, राइट। तो वैसे भी जो मन है उसका भी मन का निरूपण इस तरह से किया गया है। ये हमने पहले भी थोड़ी बात की थी, लेकिन वापस उसको रिपीट कर रहा हूँ। तो मन जो है उसका निरूपण इस तरह से किया गया कि मन जो है उसका भी फिजिकल प्रेजेंस है, राइट। ऐसा नहीं है कि भैया वो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज है, उसका भी एक फिजिकल प्रेजेंस भी है,
राइट। तो उसको कहते हैं द्रव्य मन। जो पुद्गल से बना हुआ है, जिसका फिजिकल प्रेजेंस है, उसको कहते हैं द्रव्य मन। और वो मन के निमित्त से जीव में उस पर्याय में क्या शक्तियां आती है और उससे वो जीव क्या कर सकता है, उसको कहते हैं भाव मन। तो मन, जब मन की हम मन को समझे तो उसका दो उसके अर्थ लेना है, या उसको दो तरह से समझना है। एक द्रव्य मन होता है और एक भाव मन होता है। ठीक है। तो द्रव्य मन कहाँ पे होता है, क्योंकि उसका फिजिकल प्रेजेंस है। तो द्रव्य मन जो है वो पुद्गल से बना है। ठीक है। पुद्गल वर्गणा से बना है, और पुद्गल में भी उसमें जो मनोवर्गणा के पुद्गल है उससे द्रव्य मन बना है। क्योंकि पुद्गल की भी अलग अलग वर्गणाएं होती है। पुद्गल जो है उसकी 23 प्रकार की वर्गणाएं होती है। और उसमें से जो 5 वर्गणाएं हैं उसको जीव ग्रहण कर सकता है, बाकी की जो वर्गणाएं उसको जीव ग्रहण नहीं कर सकता है। तो वो उसका इंपॉर्टेंस नहीं है। बाकी की जो आउट ऑफ 23 जो ऑलमोस्ट जो 18 वर्गणाएं है, उसका कोई इंपॉर्टेंस अपना जीव के लिए नहीं है। लेकिन जो 5 वर्गणाएं है पुद्गल की, उसको जीव ग्रहण कर सकता है। तो जैसे आहारक वर्गणा है, मनोवर्गणा है, कार्मण वर्गणा है आदि जो है, ये जो इस तरह से 5 वर्गणा है जिसको जीव ग्रहण करता है या जो जीव उसको जान सकता है। तो उसका इंपॉर्टेंस है। तो ये जो मन जो है वो मनोवर्गणा के पुद्गलों से बना हुआ है। और उसका फिजिकल प्रेजेंस कहाँ पे है, तो हमारा जो हृदय है, हार्ट जो है, उस स्थान पे वहां पे मन होता है। और उसका शेप कैसा है, तो जो 8 पंखुड़ियों वाला होता है, यानी उसका जो एक फ्लावर है और उसमें जो 8 पेटल्स है, अगर उसका 8 पेटल्स वाला एक फ्लावर है, उस शेप का मन होता है। तो फिजिकल जो मन है वो ऐसा होता है। जैन धर्म में उसका निरूपण इस तरह से किया गया। ये सब केवल केवल ज्ञानी के ज्ञान में आई हुई बात है। तो इसमें क्या है कि साइंस में ये सब चीजें अभी पता ना हो, पता हो, ये सब हो सकता है। लेकिन अपने जैन धर्म में जो केवल ज्ञानी के ज्ञान में जो आया है, तो उसके आधार से ये सब चीजें बताई गई। राइट। तो ऐसा है। तो ये हो गया द्रव्य मन। और जो भाव मन है वो क्या है कि द्रव्य मन के निमित्त से, क्योंकि द्रव्य मन है तो उसके निमित्त से जो जीव में इस तरह से विचारने की शक्ति है, उपदेश ग्रहण करने की शक्ति है, अपना हित और अहित क्या है वो निर्णय करने की शक्ति है, सोचने की इस तरह से, एक तरह से कह सकते हैं कि जो शक्ति है, तो ये द्रव्य मन के निमित्त से इस तरह से जीव में इस तरह की, उसकी पर्याय में इस तरह की शक्तियां आती हैं। तो ये जो है उसको भाव मन कहते हैं। ठीक है। भाव मन है वो जीव का पार्ट है, या जीव का एक शक्ति है, ऐसा कह सकते हैं। और द्रव्य मन है वो पुद्गल से बना हुआ है। ऐसा है। जैसे इंद्रिय, राइट, चक्षु इंद्रिय है, वो क्या है, वो फिजिकली यहाँ दिखती है, आंख है, राइट, उसमें रेटिना है, आई बॉल है, रेटिना है, और आइस के जो भी आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को आप पूछोगे तो ये सब पार्ट्स आपको समझा देंगे। राइट। और उससे क्या होता है कि हमको दिखता है, राइट, दर्शन होता है, चक्षु दर्शन होता है। और वो दिखता है, और वो दिखता है, उससे फिर हम आगे का उससे क्या नॉलेज गेन करते हैं, वो नॉलेज है, वो आत्मा का गुण है, जीव का गुण है। राइट। तो इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ द जीव एंड अजीव वर्क्स टुगेदर। राइट। वैसे ही मन है, उसमें भी कॉम्बिनेशन ऑफ जीव और अजीव वर्क्स टुगेदर। जो अजीव पार्ट है वो पुद्गल से बना हुआ है, वो द्रव्य मन से। और द्रव्य मन की वजह से, उसके निमित्त से जो जीव सोच पाता है, विचार कर पाता है, अपना हित अहित जो है वो सोच पाता है, एनालिटिकल थिंकिंग जो पलक ने कहा वह वो कर पाता है। तो वो है, वो जीव का पार्ट है। राइट। वो भाव मन हो गया। ठीक है। तो इस तरह से द्रव्य मन और भाव मन उसका इस तरह से समझ सकते हैं। મન જે છે હૃદયનું ઓલું કહેવાય કે માઇન્ડ મગજ આઈ મીન માઇન્ડ ઇઝ हाँ हाँ, तो दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सो जैन धर्म में, जैसे साइंस में क्या कहा है कि ब्रेन, राइट, माइंड इज लाइक अपना जो ब्रेन है, ब्रेन उसको ये कंट्रोल करता है बॉडी को, और ब्रेन से हम सोचते हैं और ये सब है। लेकिन जैन धर्म में इसका यहाँ पे थोड़ा डिफरेंस आता है। जैन धर्म में क्या कहा है कि ऐसा ब्रेन इज एन ऑर्गन और ये सब ऐसा नहीं है। ब्रेन इज अ फिजिकल ऑर्गन इन अवर बॉडी, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट जो इस तरह से जो जीव सोच पाता है, इस तरह से जो सोचने की उसकी जो शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, ये जो है वो द्रव्य मन से होती है। और वो द्रव्य मन है वो हृदय के स्थान पे होता है, और वो 8 पंखुड़ियों वाला होता है। ऐसा है। तो इस तरह से जैन धर्म में इसका निरूपण आता है। तो यहाँ पे साइंस ने को भी ये सब चीजें के बारे में पता नहीं चला है। तो साइंस क्या है, वो सिर्फ ब्रेन सोचती है। अभी इसको जस्ट ऑन दिस टॉपिक, अगर इस पे बारे में थोड़ा और अगर मैं विचार करूं, तो मैं सोचता हूँ कि अगर कोई आप असंगनी तिर्यंश ले लो, यानी 5 इंद्रिय वाला तिर्यंश ले लो,
लेकिन ऐसा तिर्यंच जो असंज्ञ है, तो उसका भी फिजिकली ब्रेन तो रहेगा सिर में, राइट? जैसे अगर मुझे पता नहीं, आई डोंट हैव अ गुड एग्जांपल ऑफ अ असंज्ञ तिर्यंच, लेकिन यानी 5 इंद्रिय वाला असंज्ञ तिर्यंच, उसका मुझे एग्जांपल अभी कोई अच्छा मुझे नहीं पता है अभी। बट मान लो कि जैसे कोई फ्रॉग है, राइट? ऐसा कोई स्पीशी, देयर इज अ स्पेसिफिक स्पीशी ऑफ फ्रॉग विच इज असंज्ञ, मान लो, तो उसके भी सिर में आपको ब्रेन दिखेगा, फिजिकल ब्रेन दिखेगा, लेकिन वो असंज्ञ है। तो वो ब्रेन क्या है, जो नॉर्मल बायोलॉजिकल फंक्शंस जो है बॉडी में, वो करने के लिए हेल्प करता है। लेकिन जो सोचने की जो शक्ति है, वो एक्चुअली जो जैन धर्म में जो द्रव्य मन कहा है उससे आती है। वो जो फिजिकल ब्रेन है अपने बॉडी में, उससे नहीं आती है। उसका इंटरप्रिटेशन मेरा इस तरह से है, बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव रेड एंड जितना भी समझा है उसके हिसाब से मेरा ये इंटरप्रिटेशन। ठीक है, चलिए अभी इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं इसके बारे में भी। अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। देखिए, संज्ञी व असंज्ञी, तो इसमें एक इसको पढ़ लेते हैं। इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस करी है, इसको एक बार जस्ट पढ़ लेते हैं। जिनके मन होते हैं उपदेश आदि ग्रहण करने, हित अहित का निर्णय करने की योग्यता होती है, वे संज्ञी होते हैं। और जिसके मन नहीं होता, उपदेश आदि ग्रहण करने की योग्यता न होने के कारण हित अहित का निर्णय करने की योग्यता नहीं होती, वे असंज्ञी कहलाते हैं, राइट? तो इसमें जो संज्ञी और असंज्ञी जो है, यहाँ पे इस तरह से बताया है कि जो संज्ञी जीव है उसको उपदेश ग्रहण करने का और करने की योग्यता होती है, क्योंकि मन है तो उपदेश को ग्रहण कर सकता है, राइट? अभी हम लोग जैसे ये तत्व चर्चा चल रही है, हम लोग अपने शास्त्र पढ़ते हैं, तो ये शास्त्र पढ़ के हम लोग क्या उसको इंटरप्रेट कर पाते हैं, उसका एनालिटिकली सोच पाते हैं, उसके उससे हम समझ पाते हैं कि क्या हित है क्या अहित है, राइट? दैट्स जस्ट एन एग्जांपल। तो ये हमारे उपदेश को ग्रहण करने की हमारे में योग्यता है, क्योंकि हम संज्ञी जीव है इसलिए, राइट? असंज्ञी जीव हो उसमें इस तरह से उपदेश करने ग्रहण करने की, अपना हित क्या है अहित क्या है ये निर्णय करने की योग्यता उसमें नहीं होती है। असंज्ञी जीव होती है, वे जो होता है वो इस तरह से एक अपने इंद्रिय से जितना भी एक लिमिटेड नॉलेज मिलता है उससे उनको थोड़ा बहुत पता चलता है, उससे अपना जीवन जी लेते हैं। जैसे उनको भूख लगती है तो उनको लगता है कि भैया मुझे अभी खाना खाना है, आहार ग्रहण करना है, राइट? तो ये सब हो जाता है। जैसे मच्छर है असंज्ञी जीव है, क्योंकि वो 4 इंद्रिय वाला जीव है, तो उसको ये सब नहीं पता चलता है कि भैया क्या हित है क्या हित है, ये सब है। उसको बस वो लगता है कि भैया मुझे अभी किसी को काट के थोड़ा खून चूसना है, क्योंकि उसका वो आहार है, तो उसको ये पता चलता है कि मुझे इस तरह से मुझे आहार लेना है। ये सब अपनी संज्ञा से, उसकी पर्याय से योग्यता से वो सब ये सब कार्य कर लेता है। परंतु उसको हित और अहित जो एक बियॉन्ड द सर्टेन पॉइंट, इट इज नॉट एबल टू थिंक, राइट? उसकी सोचने की इस तरह से शक्ति नहीं है जो संज्ञी जीव की होती है। तो ये यहाँ पे इस तरह से बताया है। कल्पेश भाई, और 5 फिर हम इंद्रिय के संगनीय जीव के एग्जांपल्स मतलब सिर्फ मनुष्य है? आई एम श्योर अदर भी होंगे, अलग हाँ, टाइप। इसमें देखिए, इसमें शास्त्र के आधार से मुझे भी रिसर्च करना पड़ेगा कि अपने शास्त्र के आधार से इसमें संज्ञी और असंज्ञी का एग्जाम्पल किस तरह से दिया है। इसमें मैं एक श्वेतांबर में मैंने एक बात सुनी है, लेकिन अभी मैं उसको ज्यादा उस पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैंने जो अपने दिगंबर ग्रंथ में मैंने इसका कोई प्रॉपर मैंने कोई भी पढ़ा नहीं है, नॉट कम अक्रॉस। ऐसा नहीं कि शायद एग्जाम्पल ना दिया गया हो या ऐसा, बट आई हैव नॉट एटलीस्ट कम अक्रॉस समथिंग लाइक दैट। तो मुझे भी आई विल ट्राई टू कीप दैट इन माइंड, एंड अपने कोई टेम्पल में कोई आते हैं, कोई पंडित आता है ऐसा, तो उनको पूछ सकते हैं। बट इसमें क्या जैसे प्रश्न था कल्पेश भाई? आंटी, अपना क्वेश्चन अभी चर्चा ये चल रही है कि संज्ञी और असंज्ञी जीव का, यानी जो 5 इंद्रिय में संज्ञी और असंज्ञी जीव का कोई एग्जाम्पल है, कोई उदाहरण है या नहीं? तो कैसे पंचेंद्रिय जीव, कौन से पंचेंद्रिय जीव को संज्ञी कह सकते हैं, कौन से पंचेंद्रिय जीव को असंज्ञी कह सकते हैं? जिसको या मन उसके होता उदाहरण? है वो संज्ञी हुआ, जिसको मन नहीं होता है वो असंज्ञी हुआ। आंटी वो तो बराबर है, लेकिन उसका एग्जाम्पल क्या हुआ, यानी उसका जो उदाहरण क्या है, कौन सा? अपने आप पैदा होता है, और जैसे जिसको ऐसे, जैसे फ्रॉग है वो काफी जगह ऐसे अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। घोड़ा भी कभी कभी अपने आप उत्पन्न हो जाता है, पर उसको मन नहीं रहता है। फ्रॉग को तो मैंने बहुत बार देखा है कि वहां पर ऐसे उसको ऐसी जगह मिल जाती तो वहां वो पैदा हो जाते हैं। हाँ, यानी उसका आप बोल रहे हो समोर्चिम जन्म है उसका, आप वो बोल रहे हो। लेकिन वो देखिए, वो अभी एक तो अलग थोड़ा डिफरेंट टॉपिक हो जाता है। समोर्चिम जन्म वाले सब जीव होते हैं वो सब असंज्ञी होते हैं, वो अपने हाँ शास्त्र वो में तो है, पर तिर्यंच पंचेंद्रिय में भी होते हैं।
हाँ, पंचेंद्रिय है, पंचेंद्रिय में भी असंगनी होता है, बट उसी का उसका जो एग्जैक्ट उदाहरण जो है वो लाइक मैं ये मेरा एक्चुअली ओपन आइटम है, तो विल ट्राई टू फिगर इट आउट। मैं विशाल भाई ये क्वेश्चन रखूंगा, मुझे भी आप याद दिला देना। तो आई ट्राई टू फिगर आउट लाइक आई आस्क सम एक्सपर्ट्स एटलीस्ट आउट देयर। तो एक दो पंडित के मुझे नंबर भी है मेरे पास, उनको मैं पूछूंगा, तो लेट अस सी इफ वी कैन कम अक्रॉस सम एग्जांपल। बट या बिकॉज इसमें बिकॉज रीजन मैं इसलिए पूछ रहा था कल्पेश भाई, अदर देन जस्ट नॉलेज, इज कि जैसे उसमें डेफिनेशन में बताया कि संगनीय जीव जो है जिसको हित के बारे में पता चले और देन दे कैन मेक डिसीजंस। लेकिन हम जब समोसरण की बात करते हैं उसमें तो हर किस्म के जीव होते हैं राइट। तो उनको हित के कि केवली भगवान है जो कह रहे हैं, तो उनको समझ तो आ ही रहा है समहाउ। मे बी दैट्स अ नहीं स्पेशल केस नहीं राइट। नहीं विशल भाई, उसमें हर किस्म के जीव आप जब बोल रहे हैं ना, तो उसमें आप देखिए समोसरण में 3 गति के जीव जा सकते हैं, मनुष्य गति, देव गति और तिर्यंच गति। लेकिन करेक्ट। उसमें जो समोसरण में जो जाते हैं और जो उपदेश को जो ग्रहण करते हैं, वो पंचेंद्रिय संगनी तिर्यंच ही होता है। संग नहीं होते, अच्छा ओके, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू हाँ क्लैरिफाई, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड हाँ, दैट, अंडरस्टैंड, ओके यस, ओके ओके ओके। वे संगनी तिर्यंच होते हैं, क्योंकि जो असंगनी है वो उस पर्याय में उपदेश ग्रहण नहीं कर सकते। जैसे कोई अर्थवॉर्म चला गया वहां पे है और भगवान की दिव्य घनी खिल रही है, तो वो अर्थवॉर्म उससे कुछ वो ग्रहण नहीं कर पाएगा। वैसे ही कोई 4 इंद्रिय वाला ओके जीव है, क्योंकि उसके लिए मन तो चाहिए, और अगर मन ना हो तो वो फिर वो 4 इंद्रिय वाले जीव या मन वगैरह का जीव उसमें वो उपदेश ग्रहण नहीं कर पाएगा। ओके ओके, अंडरस्टूड। या तो वैसे ही अपने जैन धर्म में ये कहा है कि जो तिर्यंच गति के जीव को भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है तिर्यंच गति के भव में। यानी जैसे कोई मान लो गाय है, वो संगनी जीव है, हाथी है वो संगनी जीव है, तो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है तिर्यंच गति के जीव में, क्योंकि वो अगर वो संगनी है तो कर सकता है, अगर असंगनी है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति तिर्यंच गति के जीव को भी नहीं हो सकती है उस पर्याय में। और उसका एग्जाम्पल है अपने शास्त्र में, किसी को पता है? सिंह के बारे में तो सिंह, पता है, सिंह का तो एक है ना एग्जांपल हाँ का। एग्जैक्टली, सिंह के भव में महावीर भगवान को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी, राइट। तो उसमें जो जो अपने दो चारण धारी मुनिराज है, वे आए थे विदेश क्षेत्र से, और ये जो महावीर भगवान का जो जीव जो सिंह की पर्याय में था, तो वहां पे ये जो अपने जो मुनिराज ने बोध दिया, तो उससे फिर सिंह की पर्याय में महावीर भगवान के जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। तो सिंह की पर्याय में भी, क्योंकि उसको फिर वहां पे सिंह को जाति स्मरण ज्ञान हुआ और फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। उसका दूसरा एग्जाम्पल है, किसी को पता है? इसका दूसरा एग्जाम्पल है नंदीसेन पार्श्वनाथ मुनि का, भगवान। नंदीसेन मुनि भी, नंदीसेन मुनि, वो जो फ्रॉक के उसका भाव में क्या था, है? राजा था, तब उसने वावड़ी बनाई थी, उसकी प्रशंसा सुन सुन के उसमें वो मोहित हो गया, तो वहीं उसका जन्म हो गया फ्रॉक के इसमें। पर फिर जब उसको पता चला इसकी ये जा रही थी तब प्रोसेसन, तो उसमें उसको ऐसा लगा कि सब लोग कहाँ जा रहे हैं महावीर भगवान के दर्शन के लिए, वहां उसको एकदम केवल ज्ञान हो गया, पर वो वहीं रथ के नीचे दबकर मर गया। हाँ और वो अभी वो देवलोक में है वो जीव। हाँ 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 आंटी, वो इसकी इसकी इसी तरह की ये कहानी है, वो इसमें दिगंबर में भी आती है। जो आपने बताया वो श्वेतांबर का वर्जन है, बट इट्स वेरी सिमिलर, दिगंबर में भी इसी तरह की कहानी आती है, लेकिन दंड कौशिक का इसमें भी जीव है। हाँ हाँ ये राइट, श्वेतांबर में इसका भी एग्जाम्पल आता है। इसका और एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, जो श्वेतांबर और दिगंबर दोनों में आता है, पार्श्वनाथ भगवान का जीव। પેલું જે એલિફન્ટ ને ફ્રોગ એના પગ નીચે ન આવી જાય. मेघनाथ, मेघनाथ। हाँ हाँ, देखिए और एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, पार्श्वनाथ भगवान का जीव। पार्श्वनाथ भगवान का जीव, जब पार्श्वनाथ भगवान के जब पूर्व के भाव देखोगे, तो उसमें जो उसकी जो 10 भाव की कहानी आती है, अपनी कहानी यानी बेसिकली उसका वृत्तांत आता है। तो उसमें जो पार्श्वनाथ भगवान का जो आई थिंक वो सेकेंड लास्ट भाव था, सॉरी नॉट सेकेंड लास्ट, यानी अगर आप रिवर्स में देखोगे तो थर्ड भाव था, सेकेंड या थर्ड भाव था, जिसमें वे हाथी की पर्याय में थे। ठीक है, मेघनाथ हाथी की मुनि पर्याय का। में थे। हाँ, हाथी की पर्याय में थे, और हाथी की पर्याय में पार्श्वनाथ भगवान के जीव को जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और जाति स्मरण ज्ञान हुआ, और वहां से फिर उनको सम्यक दर्शन हो गया। ठीक है, तो ये जो और एक एग्जाम्पल है। तो जिन लोगों को पार्श्वनाथ भगवान के जो पूर्व भाव का अगर पता ना हो, तो ये काफी इंटरेस्टिंग है।
तो उसको भी लाइक इट्स समथिंग दैट यू वांट टू ऐड टू योर लिस्ट एंड उस पे कर लाइक डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। तो दैट्स अनदर एग्जांपल कि पार्श्वनाथ भगवान का जीव भी उनको जब पूर्व के भाव में हाथी की पर्याय में थे, तब हाथी की पर्याय में उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ और फिर वहां से उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो वे भी संगनी जीव थे, तो संगनी जीव थे तो तभी उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो पाएगी। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इसको आगे समझ लेते हैं। कल्पेश, कैन यू म्यूट एवरीवन प्लीज? हाँ, मैंने म्यूट कर दिया। ठीक है, और अभी इसमें जो हमने द्रव्यमन और भावमन की बात की, तो उसके भी थोड़ी उसका भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, देखिए यहाँ पे जो कहा है ना कि मन दो प्रकार के है, तो मन दो प्रकार के यानी इसको दो प्रकार से उसका निरूपण है। ये वाक्य को इस तरह से समझना है कि मन को दो प्रकार से समझा जा सकता है, तो द्रव्यमन और भावमन। तो द्रव्यमन क्या है कि जो हृदय स्थान में 8 पंखुड़ियों के आकार है, उसी प्रकार अंगोपांग नाम कर्म के उदय से मनोवर्गणा का स्कंद बनता है, उसे द्रव्यमन कहते हैं। यानी जो हृदय के स्थान में 8 पंखुड़ियों के आकार है, यानी एक इस तरह से अगर फ्लावर का अगर आप शेप देख लो, उसमें 8 पंखुड़ियां है यानी 8 पेटल्स है, उस शेप का एक उसकी मनोवर्गणा के पुद्गल का एक वहां पे स्कंद है वहां पे, राइट, वो पुद्गल का एक स्कंद है वहां पे द्रव्य अपने हृदय के स्थान में, और वो अंगोपांग नाम कर्म के उदय से इस तरह से मनोवर्गणा का स्कंद बनता है, यानी वो अपने कर्म के उदय से बनता है। कौन सा कर्म का उदय? नाम कर्म, और नाम कर्म में भी कौन सा है? अंगोपांग नाम कर्म। देखिए नाम कर्म जो है वो अपने शरीर से रिलेटेड है, उसपे नाम कर्म के बहुत सारे अलग अलग भेद है, उसमें एक उसका नाम कर्म का भेद है अंगोपांग नाम कर्म, और अंगोपांग नाम कर्म इसका उदय होता है, तो ये कर्म के उदय से इस तरह से मन की रचना होती है, द्रव्य मन की रचना होती है, वहां पे पुद्गल का स्कंद इस तरह से बनता है और उसे द्रव्य मन कहते हैं। तो ये हमने इसकी बात की थी। और भाव मन जो है वो क्या है कि संकल्प विकल्प रूप, गुण दोष विचार रूप चिंतन, इसी प्रकार स्मृति आदि रूप को भाव मन कहते हैं। यानी जिस तरह से हमारी सोचने की जो शक्ति है, हमारा निर्णय करने की शक्ति है, हित अहित का निर्णय करने की शक्ति है, उपदेश को ग्रहण करने की शक्ति है, ये सब जो है वो ये द्रव्य मन के निमित्त से जीव में इस तरह से ये शक्ति होती है, तो उसको हम भाव मन कहते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या कहा है कि संगनी व असंगनी जीव, देव नारकी और मनुष्य संगनी पंचेंद्रिय ही होते हैं, परंतु तिर्यंश संगनी और असंगनी दोनों हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 गति के जीव की अपेक्षा यहाँ पे बात की कि देव, नारकी और मनुष्य, ये 3 गति के जीव है, वे नियम से संगनी पंचेंद्रिय होते हैं, यानी 5 इंद्रिय वाले भी होते हैं और संगनी ही होते हैं, यानी मन वाले ही होते हैं। देव, नारकी और तिर्यंश, यानी नरक का जीव भी संगनी होता है, देव का जीव भी संगनी ही होता है, और मनुष्य भी संगनी ही होता है। और जो तिर्यंश है उसमें संगनी और असंगनी दोनों हो सकते हैं। तो हमने ये पहले बात की थी कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति जीव 4 गति में कर सकता है। नरक का जीव भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, देव का जीव भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, मनुष्य का भी कर सकता है, तिर्यंश की तो हमने अभी बात कर ली। लेकिन ये कौन से जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं? जो संगनी जीव है वही प्राप्त कर सकता है। तो देव, नारकी और मनुष्य ये तो नियम से संगनी ही होता है, 5 इंद्रिय वाले संगनी ही होता है। लेकिन जो तिर्यंश है वो संगनी और असंगनी दोनों हो सकता है, तो उसमें जो संगनी तिर्यंश है वे जो है वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है उस पर्याय में। ठीक है, चलिए फिर, तो ये अपना संगनी और असंगनी के बारे में थोड़ी चर्चा अपनी हो गई। अभी अपनी जो नेक्स्ट वो जो टॉपिक आया था बादर और सूक्ष्म, राइट। तो 5 इंद्रिय के जीव की बात की, तो 5 इंद्रिय जीव वाले जो है वो संगनी और असंगनी हो सकता है, राइट। उसमें 5 इंद्रिय तिर्यंश की बात अपेक्षा बात है, क्योंकि देव, नारकी और मनुष्य तो संगनी ही होता है, तो उसमें जो तिर्यंश है उसमें 5 इंद्रिय वाले जो तिर्यंश है वो संगनी और असंगनी, उसके 2 भेद हो सकते हैं। अभी जो दूसरा जो टॉपिक आया सूक्ष्म और बादर, राइट, वो एक इंद्रिय, जो अभी जो दूसरी लाइन थी अपनी गाथा की उसमें आया कि बादर सुहुमे इंद्रिय, राइट, ये शब्द आया था बादर सुहुमे इंद्रिय, यानी बादर और सुहुम यानी सूक्ष्म एक इंद्रिय, यानी एक इंद्रिय के जो जीव है वो बादर और सूक्ष्म दोनों हो सकते हैं, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि किस जीव को
बादर कहा जा सकता है और किस जीव को सूक्ष्म कहा जा सकता है? किसी को पता है? ये बहुत बेसिक अपने जीविज्म का जो जीव के बारे में आता है निरूपण, उसमें आता है। हाँ आंटी, विभा आंटी बताइए, आपको कहना है तो बोल सकते हैं। आंटी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं। एक मिनट। हाँ, सूक्ष्म जीव अपने को इस आग से कभी दिखाई नहीं देते, पर वो इस दुनिया में ठसोठस भरे हुए हैं। और बादल जीव हमें दिखाई देते हैं, पर यदि वो अपना रूप बड़ा कर ले तो इस दुनिया में भी मान नहीं सकते, इतने हैं बादल जीव भी। नहीं आंटी, आप यानी देखिए, आपने जो कहा वो स्थूल रूप से अपेक्षा से सही है, बट उसका जो एग्जैक्ट डेफिनेशन ऐसी नहीं है आंटी। तो हाँ, मैं बताता हूँ उसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। तो आंटी मैं आपको म्यूट कर दिया है। हाँ, तो मैं इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन बताता हूँ। ये जो आई थिंक अलीशा हैड जॉइन द लास्ट टाइम, तो अलीशा ने इसका बारे में थोड़ा बताया था, बट शी मेंशन दैट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। बट बेसिकली तब मैंने कहा था कि बादल और सूक्ष्म है, उसके बारे में जब आएगा तो इस बात की चर्चा आएगी। तो देखिए, बादल और सूक्ष्म में कैसा है कि इसकी जो टेक्निकल डेफिनेशन आई है अपने शास्त्र में, ये आई है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वे कैसे होते हैं, वे बाधा रहित होते हैं। बाधा रहित यानी और कोई चीज उनको बाधा नहीं पहुंचा सकती। बाधा नहीं पहुंचा सकती यानी गमन करने में। यानी जैसे एक वज्र की दीवार है, राइट? वज्र की दीवार है, वज्र यानी लाइक एकदम, मान लो कि मोटी, अगर अपना प्रैक्टिकल नस में कहे तो एक थिक कंक्रीट की दीवार है, राइट? वेरी थिक कंक्रीट, बहुत स्ट्रॉन्ग कंक्रीट है, राइट? उसकी दीवार है। सूक्ष्म जीव ऐसा होता है, वे बाधा रहित होता है। यानी बाधा रहित होते हैं यानी वो क्या है कि वो दीवार को भी आर पार जा सकता है, राइट? जैसे कोई हवा में ऐसे सूक्ष्म जीव उत्पन्न हुए, तो ये जो जीव है, सूक्ष्म जीव है, वे कंक्रीट की दीवार से भी आर पार जा सकते हैं, बाधा रहित है। यानी इसमें कोई जो चीज है पूरे अपने लोकाकाश में, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको, जो इस जीव को इस तरह से बाधा पहुंचा सकती है। यानी वे दे कैन पास थ्रू दिस कॉन्क्रीट वॉल एज वेल। जैसे लोहे का एक बड़ा रॉड है, राइट? तो ये रॉड यानी मान लो कि एक शीट है लोहे की, राइट? वो लोहे के अंदर से भी वो पास होके जा सकता है, क्योंकि उसको, ये सूक्ष्म जीव इतने सूक्ष्म होते हैं कि उनका शरीर इतना सूक्ष्म होता है कि उनको कोई ऐसा पौद्गलिक चीज है उसको बाधा नहीं पहुंचा सकती है, राइट? तो इस तरह के जो जीव होते हैं उनको सूक्ष्म जीव कहा जाता है। और जो बादर जीव है उसकी डेफिनेशन ये आई है कि जिसको कोई फिजिकल ये अवरोध आ सकता है, राइट? जैसे कोई बादर जीव है तो उनके लिए कोई फिजिकल अवरोध आ सकता है, इन द सेंस कि उनको कोई, अगर जैसे लोहे की दीवार हो या लोहे का कोई एक बड़ा बार हो, तो वो बादर जीव उसको आर पार करके नहीं जा सकता है, राइट? तो ऐसा है। तो ऐसे जो जीव, जो सूक्ष्म, ऐसे जीव जिसको कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है फिजिकली, उसको कहते हैं सूक्ष्म जीव। और ऐसे जीव जिसको बाधा पहुंचा सकता है उसको कहते हैं बादर जीव। ठीक है? तो ये एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है जिसको आई थिंक अलीशा ने लास्ट टाइम कहा था। तो इसको अभी एक मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, राइट? अपने जो शास्त्र में है, तो ये अपनी टेक्निकल डेफिनेशन है। तो बादर जीव वो क्या कहा है कि जो स्वयं दूसरे के द्वारा रोके जाते हैं और दूसरों को रोकते हैं, उन्हें बादर जीव कहते हैं। यानी बादर जीव किसी और को भी रोक सकता है और कोई और अन्य चीज बादर जीव को रोक सकती है, राइट? उसको कहते हैं बादर। और जो सूक्ष्म जीव है उसको क्या कहा है कि जो दूसरे के द्वारा बाधित नहीं होते, यानी कोई अन्य द्रव्य से बाधित नहीं होते, यानी उसको फिजिकली रोका नहीं जाता है या उसको कोई ब्लॉक नहीं कर सकता है और किसी को बाधा नहीं कर सकता है। और सूक्ष्म जीव किसी और द्रव्य को भी बाधा नहीं कर सकता है और कोई और द्रव्य भी सूक्ष्म जीव को बाधा नहीं कर सकता है, उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि दे कैन पास थ्रू, लाइक नथिंग स्टॉप्स देम इन द सेंस फिजिकली। दे कैन पास थ्रू एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स। तो वे ऐसे उनको ये इस तरह से सूक्ष्म और बादर के इस तरह से भेद होते हैं। तो एक इंद्रिय जीव का इस तरह से भेद है कि वे सूक्ष्म भी हो सकते हैं और बादर भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक दूसरे शब्दों में वापस सेम चीज है, उसको पढ़ लेते हैं।
जिसके उदय से किसी से रोके नहीं, जिसके उदय से किसी से रुके नहीं, किसी को रोके नहीं, ऐसे शरीर की प्राप्ति हो, उसे सूक्ष्म नाम कर्म कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कर्म की अपेक्षा बात की कि सूक्ष्म जीव है, ये क्यों है, ऐसा सूक्ष्म जीव क्यों है, तो उसमें ऐसे नाम कर्म का उदय है जिसको सूक्ष्म नाम कर्म, तो सूक्ष्म जो जीव है उसको भी सूक्ष्म नाम कर्म का उदय है। तो ऐसा उसने कर्म बांधा था कि ये कर्म अभी उसके उदय में है, और उस कर्म का उदय है नहीं, ऐसा है कि उसकी वजह से वो जीव सूक्ष्म जीव है, और उसकी वजह से उसको ऐसा शरीर मिला है कि ना और कोई द्रव्य उसको रोक सकता है, ना उसको कोई बाधा पहुंचा सकता है, और ना तो ये सूक्ष्म जीव अन्य कोई द्रव्य को बाधा पहुंचा सकता है। राइट, जैसे कोई चीज सामने से आ रही है और मुझे रोकना है तो मैं अपने हाथ से रोक सकता हूँ। राइट, लेकिन जो सूक्ष्म जीव है वो कोई अन्य द्रव्य को रोक नहीं सकता है। जैसे अगर सूक्ष्म जीव यहाँ पे पड़ा है और आपने अगर गेंद फेंकी, बॉल फेंका, तो बॉल है वो यहाँ से पास होके चला जाएगा और सूक्ष्म जीव वहीं का वही रहेगा। सो द बॉल विल पास थ्रू दैट एंटायर सूक्ष्म जीव एंड देन इट विल गो अवे, बट वो सूक्ष्म जीव वहां का वहीं रहेगा, क्योंकि वो सूक्ष्म जीव बॉल से उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई उसको बाधा नहीं पहुंचती है, तो बॉल विल पास थ्रू दैट, लेकिन वो सूक्ष्म जीव वहीं का वहीं रहेगा अगर वहां पे है। दैट जस्ट टू एक्सप्लेन, आई गिव दैट एग्जांपल। ठीक है, और यहाँ पे जो बादर जीव है उसके भी यहाँ पे कहा है कि उसके उदय से अन्य से रुके अन्यों को रोके, ऐसे शरीर की प्राप्ति हो, उसे बादर नाम कर्म कहते हैं। ठीक है, यानी बादर जीव है वैसे है जिसको इस तरह के कर्म का उदय है कि वो या तो अन्य कोई चीज को रोक सकता है या तो अन्य चीज उस जीव को रोक सकती है। तो इस तरह से उसको ये बादर जीव कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, तो हमने बादर, अभी हमने क्या है, संज्ञी असंज्ञी उसके बारे में बात कर ली, फिर बादर और सूक्ष्म इसकी बात कर ली। अब हम आते हैं पर्याप्ति पे। राइट, क्योंकि अभी पर्याप्त और अपर्याप्त इसके बारे में बात करनी है। अब पर्याप्त और अपर्याप्त का अपना जो टॉपिक है वो एक्चुअली अपने पास 2 घंटे का कंटेंट है इसके लिए, तो अभी इस पर हम 2 घंटे तक चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अपने पास टाइम अभी सिर्फ आधे घंटे का है, तो विल ट्राई टू कवर एज मच एज वी कैन, फिर देखेंगे वेदर वी वांट टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन कि फिर हमको यहीं पे इसको छोड़ देना है इस टॉपिक को। ठीक है, तो Sarpesh, before we move ahead, do we have an example of Badar and Sukshma Ekindriya Jiv? हाँ, तो एक बादर जो एक इंद्रिय जीव है उसका क्या कहे, उसका एग्जाम्पल नहीं है जो सूक्ष्म जीव है उसका क्योंकि उसका एग्जाम्पल यानी वो इतने सूक्ष्म जीव है कि उसका कोई ऐसा देख ही शास्त्र नहीं में पाते ऐसा हैं कोई, हम। हाँ, क्योंकि हम उसको देख भी नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते, यानी केवल ज्ञान के द्वारा जो अपने शुद्ध ज्ञान से जो हम समझ लेते हैं वो अलग है, लेकिन अपने हम्म। इंद्रिय के गोचर ही नहीं है। जैसे आपने तलवार हाथ में ली और आप उसको तलवार को आप चलाओगे तो वहां पे जितने भी जो सूक्ष्म जीव है उसको कोई वहां पे फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अग्नि ली और अग्नि जला दी तो वो सूक्ष्म जीव है उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अग्नि से उसको कोई, वो जलने वाला नहीं है, मरने वाला नहीं है, वो अपना आयुष्य लेके जन्मता है और अपना आयुष्य अपना आप जो पूर्ण होता है तो पूरा कर लेते हैं। लेकिन उससे अप जो लाइक जो बाकी के जो द्रव्य है, वस्तुएं है, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। जैसे कोई अर्थवॉर्म है तो उसके ऊपर आपने पैर रख दिया तो वो मर जाएगा, लेकिन जो सूक्ष्म जीव है उसके ऊपर आप चल जाओगे, वहां पे आप चले जाओगे, वहां से ट्रेन चली जाएगी, उसको कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि वो कोई अन्य द्रव्य है उससे कोई बाधा नहीं पहुंचाता है, उसको लाइक स्पर्श नहीं कर पाता है, और ये जो जीव है वो अन्य द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, तो वैसा है। तो फिर ये ऐसा हो सकता है कि एकेंद्रिय जीव जो है, जो भी जैसे अग्नि है, वायु है, पानी में जो है, राइट, तो वो सब बादर भी हो सकते हैं, सूक्ष्म भी हो सकते हैं, दोनों में, सब में ऐसा हो सकता है, या ऐसा कुछ, मतलब ऑल आई एम ट्राइंग टू थिंक इज, लेट्स से एयर छे तो एयर में तो आई मीन वायु, तो थिंग्स कैन गो थ्रू इट, बट देन अगेन ऑपोजिट वे, अगर रूम आखो बंद है, देयर इज एयर इनसाइड द रूम, यू कैन ट्रैप दैट, इट डजंट go through it, so एनो मतलब that's एयर not सूक्ष्म। एयर एयर थिंग्स कैन नॉट गो थ्रू द एयर, बाय द वे, जस्ट लेटिंग यू नो, क्योंकि जैसे बलून है, बलून के अंदर आपने एयर भर ली, हवा भर ली, तो बलून के अंदर एयर ट्रैप है, ऐसा नहीं है कि हवा बाहर चली जाती है या अंदर चली जाती है अपना, राइट, वो अपना बांध दिया, गांठ बांध दी तो नहीं जा सकती है। तो एयर, जस्ट टू लेट यू नो, एयर इज नॉट लाइक, ऐसा नहीं है कि एयर कभी आर पार कहीं जा सकती है, तो दैट इज वन हाँ, थिंग। वही एयर नहीं जा सकती, जैसे मैं वही बोल रही हूँ कि रूम बंद है, हाँ, उसके अंदर जो एयर है वो वहीं पे ट्रैप रहती है, हाँ, लेकिन as such air is there right now where I'm sitting everywhere, right, and we walk, so we just pass through it basically,
तो बट लेकिन बोथ द वेज इट शुड बी ब्लॉकिंग, तो ये मतलब बादर थયું એને वी कैन कंसिडर दैट इट्स बादर जीव। हाँ, जो बादर या उसमें देखिए, अगर आप ये प्रश्न है कि हवा के अंदर, वायु के अंदर बादर और सूक्ष्म जीव दोनों हो सकते हैं, राइट, उसका बेसिकली इसका कंक्लूजन ये है, क्योंकि बादर जीव ऐसे जीव है जो बाधा से रहित है, वो हमको दिखते नहीं है, पता नहीं चलता, ये सब है। और जो सूक्ष्म जीव ऐसे है, वो बाधा से रहित है और वो हवा के अंदर रहेंगे, लेकिन उससे हमको, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम उसको ऐसा हाथ मार ऐसे हिला देंगे तो भी वो जो सूक्ष्म जीव है उनको कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन एक ही तरीके से बादर जीव भी रहेंगे हवा में, और वे जो है उनकी हिंसा हो सकती है हमसे, राइट, क्योंकि अगर हम ऐसा करें और उससे लाइक जो एक इंद्रिय के जीव है तो उनको विराधना हो सकती है, उनको फिजिकली लाइक वो स्पर्श हो सकता है, उनको फिजिकली दे कैन गेट हर्ट, दोस काइंड ऑफ थिंग्स कैन हैपन। तो ये इसीलिए जो मुनिराज है वे पंखा आदि का भी प्रयोग नहीं करता है, राइट, तो उसका रीजन यही है कि वे, आई मीन उसके देर ऑब्वियसली उसमें बिजली और ये सब यूज होता है, तो उसमें इट्स लाइक नॉट जस्ट अबाउट दिस, बट ये भी है कि हाँ, वे जो जिनके अपने में कहते हैं कि झूला झूलते तो भी जीव हिंसा होती है, राइट, वो इसलिए वो नहीं हाँ करना चाहिए। हाँ, तो इसलिए वो वायु का के जीव की जो विराधना ना हो, तो इसलिए वो जो अपने मुनिराज है वे सब इस तरह से जो वायु का के जीव की भी हिंसा ना हो, उसका भी वो लोग ध्यान रखें। तो उसका अर्थ ये हुआ कि जो वायु में भी एक बादर जीव भी है और सूक्ष्म जीव है, दोनों प्रकार की जीव। हाँ, लेकिन सूक्ष्म तो पता नहीं चलेगा, केवल ज्ञान का हाँ विषय जाएगा। हाँ, ठीक है, थैंक्स। ठीक है। चलिए, अभी पर्याप्ति का भी टॉपिक आया है, तो चलो अभी अब पर्याप्ति के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो, पर्याप्ति क्या है, किसी को पता है? व्हाट इज पर्याप्ति? ठीक है, किसी को नहीं बताना है? ये सब पढ़ा एसेंशियल तो है जो हमने कई लोगों ने। हाँ, नीरव भाई बोलिए। हाँ एसेंशियल जो रिक्वायरमेंट है वो जीव के लिए छह छह पर्याप्त थी। क्या डेफिनेशन मुझे पता नहीं। हाँ हाँ, ये सही है, ठीक है, नीरव भाई ने बताया कि हाँ 6 प्रकार की पर्याप्ति होती है। हाँ हाँ, नहीं, सही बात है, तो 6 प्रकार की पर्याप्तियां होती है। और एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स, उन्होंने ये शब्द यूज किया, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। चलिए, तो बात भी सही है, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। तो ठीक है, अभी इसको पर हम समझते हैं। देखिए, विग्रह गति से जीव आया, राइट, क्योंकि जीव जो है उसका पूर्व भव में उसकी वहां पे मृत्यु हुई, फिर विग्रह गति से जीव आया, विग्रह गति से यानी वो जीव ट्रैवल करके उसको आत्मा आया, और मानो कि भी उसको यहाँ पे जन्म लेना है, राइट। तो एक मान लो कि मनुष्य का एग्जाम उदाहरण लेते हैं कि अन्य जो पूर्व की जो पहले की जो गति थी उसमें जो भी पर्याय में था, ठीक है, अभी उसको वहां पे उसकी पूर्व की जो पहले की जो गति है उसमें जीव की मृत्यु हुई, फिर वो जीव मान लो कि यहाँ पे अपने भरत क्षेत्र में उसको मनुष्य की पर्याय में उसको जन्म लेना है, और वो गर्भज मनुष्य है। तो क्या आएगा कि वो जीव आएगा और माता के गर्भ में आएगा। अब माता के गर्भ में आया तो इनिशियली जो जीव आया उसका कोई औदारिक शरीर है नहीं इनिशियली, राइट। उसके पास कौन से 2 शरीर थे? विग्रह गति में सिर्फ 2 शरीर होते हैं, कार्बन शरीर और तेजस शरीर, ये 2 होते हैं, क्योंकि ये जो अनादि संबंध है, राइट, तो अनादि में इसका ये जो शरीर है, 2 शरीर है, वो अनादिकाल से संसारी जीव के पास है। कौन से? कार्बन शरीर और तेजस शरीर। लेकिन अभी जो अपना जो शरीर है, औदारिक शरीर, जो मनुष्य में मिलता है औदारिक शरीर, वो किससे बना है? वो आहारक वर्गणाओं से बना है, राइट। देखिए, औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, जो देव और नारकीय का वैक्रिय शरीर, औदारिक शरीर यानी जैसा हमारा मनुष्य और तिर्यंस का जो औदारिक शरीर, और जो आहारक शरीर जो हमने मुनिराज को होता है, हमने जिसकी बात करी वो समुद्र के टॉपिक में, जिस वो सिर के ऐसा पुतला निकलता है, और फिर वो जो जैन चैत्यालयों का दर्शन करने जाता है, और फिर वो या तो अपने तीर्थंकर का तीर्थंकर के पास जाता है अपने जो क्वेश्चन है उसका उसका आंसर लेने के लिए। तो ये सब जो है वो औदारिक शरीर, ये बेसिकली जो औदारिक शरीर, आहारक शरीर और वैक्रिय शरीर, ये जो 3 शरीर है वो पुद्गल से बना है। लेकिन पुद्गल की कौन सी वर्गणा होती है उसमें? आहारक वर्गणा से ये 3 प्रकार के शरीर बनते हैं, ठीक है। तो अभी हम ये बात कर रहे थे कि जब जीव विग्रह गति से आया और उसको मान लो कि मनुष्य की पर्याय में उसको जन्म लेना है, तो पहले विग्रह गति से आया तो उसको सिर्फ कौन से 2 शरीर थे? अपना
कार्बन शरीर और तेजस शरीर, ये सिर्फ दो शरीर लेकर आया। ठीक है, कार्बन और तेजस शरीर, ये दो शरीर लेकर आया। अभी इस भाव में जब ये जीव ने जन्म लिया तो जीव को अपना अभी औदारिक शरीर बनाना है, राइट। कभी अभी तक तो है नहीं उसके पास, तो विग्रह गति से आया और माता के गर्भ में आया। फिर क्या करेगा कि वो जीव जो है वो अपनी पर्याप्तियां पूरी करेगा। पर्याप्तियां पूरी करेगा यानी वो क्या है, अपना शरीर की रचना शुरू करेगा। यानी वो पुद्गल के परमाणु, आहारक वर्गणा, पुद्गल में भी आहारक वर्गणा के जो परमाणु है उसको वो ग्रहण करेगा और वो ग्रहण करके अपनी शरीर की रचना पूरी करेगा। तो जिस जीव में इस तरह अपनी जो एसेंशियल, जो नीरव भाई ने कहा एसेंशियल फंक्शंस है वो बनाने की जो शक्ति है उसको पर्याप्ति कहते हैं। ठीक है, ऐसी जो शक्ति जिससे वो अपना इस तरह से बॉडी की रचना, नॉट ओनली बॉडी, इसमें और भी चीजें है वो अभी आएगी, मैं उसको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इस तरह से जो इन ऑर्डर टू लिव इन दैट पर्याय इट हैज टू फॉर्म इट्स बॉडी एंड इट हैज टू एक्वायर द पुद्गल, जो पुद्गल की वर्गणा है उसको एक्वायर करके उसको अप्रोप्रिएटली ट्रांसफॉर्म करना है, राइट। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरा शरीर, मैं जब जैसे जीव ने जन्म लिया तो सिर्फ पुद्गल की वर्गणा ऐसे टेढ़ी मेढ़ी आ गई। अगर ऐसा ही होता तो क्या होता कि किसी का नाक यहाँ पे होता, किसी के कान यहाँ पे होता है, ऐसा नहीं होता है। वो भी उसको क्या है कि प्रॉपर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है। तो वो जो शक्ति जिससे वो इस तरह से ये जो वर्गणाएं जो है, पुद्गल की वर्गणाएं ग्रहण करके उसको प्रॉपर फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करता है, उसको कहते हैं पर्याप्ति। ठीक है, और वो पर्याप्ति जो है वो 6 प्रकार की होती है। तो अभी जैसे मैं इसको ज्यादा मैं पढ़ूं उससे पहले मैं एक थोड़ा एक ये बता लेता हूँ। तो पर्याप्ति का जो शब्द होता है, इसको पर्याप्ति शब्द उसका ये किससे बना है, प्राप्त करने की जो शक्ति है उसको पर्याप्ति कहते हैं। तो यहाँ पे क्या प्राप्त करने की शक्ति, जो पुद्गल है उसको ग्रहण करने की शक्ति, जिससे वो अपने इस तरह से लाइक शरीर की रचना करने की जो शक्ति है उसको रचना कर सकता है, उसको पर्याप्ति कहते हैं, राइट। तो ये है, और इसका पर्याप्ति का यहाँ पे क्यों बताया गया है, क्योंकि ये कहा कि जो जीव है वो पर्याप्त भी हो सकता है और अपर्याप्त भी हो सकता है। उसका मतलब ये हुआ कि ऐसे भी जीव हो सकते हैं जो अपनी पर्याप्ति पूरी किए बगैर ही उसकी मृत्यु हो जाए। क्योंकि वो जीव ने जन्म तो लिया, यानी मनुष्य गति में आ गया, लेकिन वैसे जीव भी हो सकते हैं जो मनुष्य गति में उसको आया, मनुष्य गति में कह सकते हैं उसका जन्म भी हो गया, लेकिन उसने जो इस तरह से अपनी पर्याप्ति पूरी नहीं की और उससे पहले ही उसकी मृत्यु हो गई, ऐसे भी जीव हो सकता है। तो इसलिए पूरा ये यहाँ पे आचार्य ने कहा कि जीव जो है वो पर्याप्त भी हो सकता है और अपर्याप्त भी हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए इसका थोड़ा मैं पहले हम लोग इसका बेसिक थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर वापस आगे इस पर थोड़े और भी पॉइंट्स में अपने देखते जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखिए पर्याप्ति क्या है, तो पर्याप्ति जीव की एक शक्ति है, जैसे एक अध बना घड़ा, यानी हाफ बेक्ड और हाफ मेड पॉट। जैसे एक अध बना घड़ा अपूर्ण होता है और तैयार घड़ा पूर्ण, वैसे ही पर्याप्ति के पूर्ण होने पर जीव पर्याप्त कहलाता है। ठीक है, जैसे लाइक हम लोग वर्ल्डली चीज में भी देखते हैं ना कि कोई चीज है हाफ कंस्ट्रक्टेड है, अभी वो पूरा नहीं हुआ है, राइट। तो यहाँ पे भी जो जीव है उसने जन्म लिया और अभी क्या है उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कंस्ट्रक्शन मीन्स उसका फिजिकल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, राइट। तो उसका भी चल रहा है, तो वो उसकी तब है वो अपूर्ण दशा में है, उसकी पूर्ण दशा नहीं हुई। यानी द जीव हैज नॉट टेकन, लाइक आई वुड नॉट से टेकन बर्थ कंप्लीटली, बट इट इज लाइक जीव हैज नॉट मेड इट्स फिजिकल फॉर्म कंप्लीट। ठीक है, तो उसका जब फिजिकल फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको अपर्याप्त उसकी अवस्था होती है। फिर वो पुद्गल के परमाणु इस तरह से ग्रहण करता है और उसका अपना फिजिकल फॉर्म उस पर्याय में कंप्लीट करता है, तो वो पूर्ण हो जाता है, यानी इट इज कंप्लीटेड नाउ, तो वो पर्याप्त कहलाता है। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे बात आई है। और यहाँ पे फिर दूसरा क्या कहा है कि यह शक्ति जीव को पुद्गल परमाणुओं यानी आहार वर्गणाओं को ग्रहण कर उन्हें शरीर, हड्डी, रक्त आदि के रूप में बदलने की मदद करती है। तो ये शक्ति, क्योंकि देखिए मैंने जैसे बताया ना कि जो जीव बॉर्न होता है तो वो इस तरह से पुद्गल को ग्रहण करता है, फिर वो पुद्गल को ग्रहण करके अपने शरीर की रचना करता है, और शरीर की रचना करता है तो शरीर में वो पुद्गल को फिर क्या है वो ट्रांसफॉर्म करता है। इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू स्किन,
मसल्स, बोन्स, ब्लड, एवरीथिंग एल्स, राइट। तो ये सब जो चीज अलग अलग फॉर्म में उसको पुद्गल के परमाणु को ग्रहण करके उसको ट्रांसफॉर्म करता है। तो ये जो शक्ति है जिससे वो पुद्गल को ग्रहण करके उसको ट्रांसफॉर्म करे, पुद्गल के ग्रहण करके उसको आहार वर्गणा को उसके तरह से ट्रांसफॉर्म करके उसकी बॉडी की रचना करता है। नॉट ओनली बॉडी, इसमें और भी चीज आएगी, लेकिन जस्ट एक बेसिक समझने के लिए अभी सिर्फ आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड बॉडी। तो वो जो है उस शक्ति को पर्याप्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये है बेसिकली। ठीक है, चलिए अभी इस पे मैं अभी, और इस पे बहुत सारी चीजें हैं, तो लेट अस कवर दीज पॉइंट्स वन बाय वन। तो अभी पर्याप्ति के टॉपिक पे हम लोग आगे जाते हैं। तो हमने ये बात कर ली कि जीव पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों हो सकते हैं। दैट मीन्स कि ऐसे भी जीव हो सकते हैं कि जिसने जन्म तो लिया लेकिन अपनी पर्याप्तियां पूरी नहीं की और उसकी मृत्यु हो गई, ऐसा भी हो सकता है, राइट। सो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। फिर पर्याप्ति जो है वो जीव की शक्ति है, वो जीव की वो शक्ति है जिससे वो पुद्गल को ग्रहण करता है और ग्रहण करने के बाद उसको ट्रांसफॉर्म करता है अपनी बॉडी को और वो सब फॉर्म करने के लिए। लेकिन जो जीव की जो शक्ति है जिससे वो पुद्गल को, जो ग्रहण किए हुए पुद्गल है, ग्रहित पुद्गल के जो परमाणु है उसको ट्रांसफॉर्म करता है, उस शक्ति को बेसिकली पर्याप्ति कहते हैं, राइट। ठीक है, अभी देखिए ये अभी पर्याप्ति पे ना, कल्पेश भाई, हाँ बोलिए किंजल। तो हर जीव में होती है, लाइक ऑल इंद्रिय जीव हैव पर्याप्ति शक्ति? हाँ, अभी आपका क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन ये है कि क्या हर एक जीव में पर्याप्ति की शक्ति होती है। आंसर इज यस। पर्याप्ति की शक्ति जो है वो हर एक जीव में होती है, परंतु उसमें भी एक विवक्षा लगती है। विवक्षा ये लगती है कि अपने नाम कर्म की, क्योंकि जो पर्याप्ति जो है वो भी एक नाम कर्म है, एक कर्म प्रकार के कर्म का उदय है। तो जिस जीव में इस तरह का कर्म अभी उसने ऐसा नहीं बांधा है, पर्याप्ति पूर्ण करने का कर्म नहीं बांधा है, तो उसमें वो कर्म का उदय नहीं है। तो वैसे जीव है, वे क्या होगा कि वे पर्याप्ति अपनी जो है वो शुरू कर देंगे। जब जन्म हुआ तो विग्रह गति से आया जीव और उसको पर्याप्ति पूरी करना शुरू कर देगा। इट विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग दोस आहारक वर्गणा, पुद्गल के वर्गणा ग्रहण करना शुरू कर देगा। लेकिन वो पर्याप्ति पूर्ण होने से पहले उसकी जीव की मृत्यु हो सकती है। तो वो जो है वो अपर्याप्त नाम कर्म है। और जिस जीव को पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, तो वो पर्याप्त नाम कर्म के उदय की वजह से वो क्या होगा कि वो उस पर्याय में, उस भाव में, उस अवस्था में वो अपनी पर्याप्ति पूरी करेगा और उसके बाद ही उसकी मृत्यु होगी। तो उसको पर्याप्त नाम कर्म का उदय है, ऐसा है। तो शक्ति हर एक जीव में है, परंतु कर्म के उदय की अपेक्षा वो शक्ति उसके इस तरह से वेरिएशन हो सकता है, पर्याप्त नाम कर्म और अपर्याप्त नाम कर्म। तो जिस जीव ने पर्याप्त नाम कर्म नहीं बांधा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको माना जाएगा कि उसका मनुष्य का भाव हुआ, राइट। तो कि वो आया, विग्रह गति से आया, उसको कहा जाएगा कि उसने मनुष्य का भाव किया। लेकिन भाव कैसा किया कि अभी वो जस्ट आया, उसने पर्याप्ति उसकी शुरू पुद्गल के ये जो स्कंद है, आहार वर्गण है, उसको ग्रहण करना शुरू किया और वो इवन उसका वो फॉर्म भी नहीं कंप्लीट कर पाया। माता के गर्भ में वो पूरा एक मनुष्य का एक जो एक बिंदु का फॉर्म है वो भी कंप्लीट नहीं कर पाया और उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। तो कहा जाएगा कि उस जीव ने मनुष्य का भोग किया, लेकिन वो जीव जो है वो इवन एक उसका प्रॉपर फॉर्म भी नहीं कर पाया। उसका जो 9 महीने घर में रहा, जन्म लिया, वो तो छोड़ दो। ये कहा कितने समय की बात कर रहे हैं, अंतर मुहूर्त 48 मिनट्स के अंदर में उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसने पूरे पर्याप्ति जो है उसकी पूरी होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसको भी हम कहेंगे कि उसने मनुष्य का भोग किया, परंतु उसकी पर्याप्ति पूरी नहीं हुई। तो यहाँ पे कर्म कर्म की अपेक्षा उसका इस तरह से दोनों वेरिएशंस पॉसिबल। ठीक है किंजल? हाँ जी, like I know a little dark here, but like is it like as an example, जैसे miscarriage हो जाता है या would that be a stillbirth होता है, would that be नहीं नहीं,
वो मिसकैरेज जो है वो बता रहे हैं ना, तो मिसकैरेज तो क्या हो सकता है कि 1 हफ्ते बाद हो सकता है, 2 हफ्ते बाद हो सकता है, 3 महीने बाद हो सकता है। 1 हफ्ते बाद तो आपको मिसकैरेज हो गया, किसी को तो पता भी नहीं चलेगा कि मिसकैरेज हो गया, राइट? क्योंकि उसमें वो जो बेबी है वो इतना छोटा रहेगा कि पता नहीं चलेगा। लेकिन जैसे 3 महीने बाद पता चला कि वो बेबी का पल्स रेट पता चलता है माँ के माता के गर्भ में, और जैसे 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, और उसके बाद भी मिसकैरेज हो सकता है, तो वो मिसकैरेज को अपर्याप्त अवस्था नहीं कहेंगे, उसको पर्याप्त ही कहेंगे। क्यों? वो भी उसका आगे आएगा। लेकिन उसको मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ बिकॉज यू आस्क्ड द क्वेश्चन। जो अपर्याप्त जीव है वो क्या है, उसकी आयु आयु जो है वो अंतर्मुरत ही होती है, यानी 48 मिनट्स से कम ही होती है। 48 मिनट्स के कम की आयुष्य में ही उस जीव की मृत्यु हो जाती है, तो उसको अपर्याप्त कहते हैं। और जो आप जो मिसकैरेज कह रहे हैं उसमें क्या होता है कि उसमें तो 3 महीने, 4 महीने, इवन चलो मान लो 3-4 हफ्ते की बात कर ली, तो उसमें क्या है कि वो 48 मिनट से ज्यादा की उसकी आयुष हो गई, तो वो उसमें उसकी पर्याप्ति पूरी हो ही जाएगी, नियम से। Okay, so जो पर्याप्त 48 minutes is the key. कि वो 48 यस minutes. यस Okay, यस, okay. Got पर्याप्ति का जो काल है वो 48 मिनट्स का, ये अभी अपने आप आज का टॉपिक में आ जाएगा, बट उसका जो काल है वो 48 मिनट्स का। तो 48 मिनट्स इज द मैक्सिमम, 48 यानी अंतर मुहूर्त है, 48 मिनट्स इज मुहूर्त, तो अंतर मुहूर्त यानी लेस देन 48 मिनट्स, तो 40 लेस देन 48 मिनट्स को जीव अपनी नियम से पर्याप्ति पूरी करेगा, अगर वो पर्याप्ति नाम कर्म का उदय है तो पर्याप्ति 48 मिनट्स के अंदर ही पूरी कर लेगा। ठीक है, चलिए अभी अपने पास आज टाइम थोड़ा कम है, तो आई थिंक विल ट्राई टू कंटिन्यू इन द नेक्स्ट सेशन, बट आज जो और 15 मिनट है तो उसमें जितना हो सकता है विल ट्राई टू कवर इट। तो अभी ये जो गोमटसर जीवकांड नाम का एक ग्रंथ है, इस पे जो पर्याप्ति है इस पे बहुत डिटेल दी गई है। ठीक है, तो पर्याप्ति पे ही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 गाथाएं है उस पर। ठीक है, 10 गाथाएं पर्याप्ति पे है, और अभी अपने पास टाइम इतना नहीं है कि इतना डिटेल में हम कवर कर पाए, तो विल प्रॉब्ली कंटिन्यू द नेक्स्ट सेशन ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है इससे। चलिए, बट इसलिए अभी हम इसका थोड़ा बेसिक थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो जो गोमटसार जीवकांड में जो 118 नंबर की जो गाथा है उस पे, इसका ये गाथा मूल गाथा प्राकृत में है, उसका जो ट्रांसलेशन है संस्कृत में है। हम इसका जो हिंदी में जो ये है पॉइंट उसका उसी को पढ़ लेते हैं। तो जिस प्रकार घर, घट, वस्त्र आदि अचेतन द्रव्य पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार के होते हैं, यानी जैसे हमने वस्त्र बनाना शुरू किया, राइट, कपड़ा बनाना शुरू किया, टी शर्ट बनाना शुरू किया, तो वी लाइक इनिशियली यू स्टार्ट स्टिचिंग दैट टी शर्ट, राइट, यूजिंग द क्लॉथ, और फिर उसको प्रॉपर उसका स्टिचिंग हो जाएगा, कटिंग हो जाएगा, फिर वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसी तरह जैसे घर बना रहे हैं, तो घर भी इनिशियली इनकम्प्लीट फॉर्म में है, और फिर धीरे धीरे आप उसको उसके पार्ट्स ऐड करते जाओगे और फिर वो घर कंप्लीट हो जाएगा। तो बेसिकली ये यहाँ पे कंपैरिजन दिया है कि जिस तरह घर, घट, वस्त्र आदि अचेतन द्रव्य यानी जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स है, पूर्ण और अपूर्ण, इट कैन बी दोस ऑब्जेक्ट्स आल्सो कैन बी कंप्लीट एंड नॉन कंप्लीट, राइट, और इनकम्प्लीट। तो पूर्ण और अपूर्ण दोनों प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार पर्याप्त और अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से, जी हमने बात की ना कि कर्म के उदय से, तो इसमें पर्याप्त और अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से युक्त जीव भी पूर्ण और अपूर्ण दो प्रकार के होते हैं। जो पूर्ण है उसको पर्याप्त, और अपूर्ण है उसको अपर्याप्त कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका ये जो गाथा है उसका यहाँ पे अर्थ होता है। ये गोमटसार जीव कांड की गाथा है, अपने द्रव्य संग्रह की गाथा नहीं है, तो लेकिन उसका यहाँ पे पर्याप्ति का थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे जस्ट समझाने के लिए इसको यहाँ पे लिया है। ठीक है, और इसका जो भावार्थ है इसके यहाँ पे क्या कहा है कि ग्रहित आहार वर्गणाओं को खल रस भाग, ग्रहित, ग्रहित यानी एक्वायर्ड, जो लेके नहीं आया था, पूर्व भाव से लेके नहीं आया। पूर्व भाव से क्या लेके आया? कार्बन वर्गणा और तेजस वर्गणा के पुद्गल को लेके आया, क्योंकि कार्बन शरीर और तेजस शरीर से लेके आया। लेकिन जो आहारक शरीर है वो पूर्व भाव का तो वहीं पे छोड़ दिया, राइट, और अभी यहाँ पे जन्म लिया तो उसको वापस वो आहार वर्गणा वापस ग्रहण करनी पड़ेगी। तो ग्रहित, ग्रहित यानी एक्वायर्ड, यानी इस भाव में जो एक्वायर की है, ग्रहण की है, उसको ग्रहित कहते हैं। तो ग्रहित आहार वर्गणा को खल रस, खल और रस, खल यानी सॉलिड और रस यानी लिक्विड, एक इस तरह से समझा जा सकता है। तो सॉलिड और लिक्विड यानी जो पुद्गल के जो परमाणु को ग्रहण किया वो जीव ने जन्म लेने के बाद, उसको खल और रस भाग आदि रूप परिणाम परिणाम परिणमने को
सॉरी परिणमानिको, हाँ परिणमानिको, जीव की शक्ति के पूर्ण हो जाने को पर्याप्ति कहते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि जो जीव, जैसे मैंने कहा कि वो जन्म लेने के बाद इस तरह से आहार वर्गणा यानी पुद्गल की वर्गणा ग्रहण करता है, और वो ग्रहण करके फिर उसकी जीव में ऐसी शक्ति है जो जिससे वो जो ये पुद्गल की जो द्रव्य है उसको खल रस भाग को परिणमन करवाता है, यानी वो पुद्गल को फिर ट्रांसफॉर्म करता है इन टर्म्स ऑफ द बॉडी, यानी स्किन, बोन्स, ब्लड, एवरीथिंग, राइट। तो सॉलिड और लिक्विड अलग अलग जो पार्ट्स है उसको फिर उसको ट्रांसफॉर्म करता है। तो उस जीव की शक्ति के पूर्ण, यानी उस जीव की शक्ति को पूर्ण हो जाने को पर्याप्ति कहता है। यानी शक्ति तो जीव में है, लेकिन उस भाव में उस शक्ति को कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा। अगर करेगा तो वो जीव पर्याप्त है, और नहीं करेगा तो अपर्याप्त है। ठीक है, ये पर्याप्ति जिनके पाई जाती है उनको पर्याप्त, और जिनकी वह शक्ति पूर्ण न हो उन जीवों को अपर्याप्त कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे उसका एक बेसिक पॉइंट वापस यहाँ पे कहा है। ठीक है, अभी पर्याप्ति कौन सी होती है। ठीक है, अभी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने थियोरेटिकल इतनी सारी बात की पर्याप्ति, लेकिन आप अभी तक ये बात नहीं है कि भैया पर्याप्ति होती कौन सी है, क्योंकि 6 पर्याप्ति होती है, राइट। तो यहाँ पे पर्याप्ति के 6 भेद है। तो यहाँ पे क्या कहा है, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। ठीक है, ये 6 प्रकार की पर्याप्ति होती है। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोश्वास, भाषा और मन। तो इसको ना अभी एक बहुत बेसिक पहले मैं समझा देता हूं। इसमें क्या होता है कि जैसे जीव ने जन्म लिया, राइट। तो जीव ने जन्म लिया और उसको अभी अपना बॉडी फॉर्म करना है, तो इट स्टार्ट्स एक्वायरिंग दीज परमाणु। आहारक वर्गण के जो परमाणु है उसको एक्वायर करता है जन्म लेने के बाद, और आहार पर उसको एक्वायर करके इट हैज टू देन स्टार्ट ट्रांसफॉर्मिंग दोज परमाणु इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, राइट। तो वो उसको जो ये ग्रहण करने की जो शक्ति हुई परमाणु की, और उसको फिर इन फॉर्म ऑफ लाइक इन डिफरेंट वेज उसको ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया, तो वो है आहारक पर्याप्ति। फिर शरीर पर्याप्ति, फिर जो आहारक शरीर पर जो आहारक वर्गणा के पुद्गल को ग्रहण किया और फिर उससे ट्रांसफॉर्म करके उसका शरीर की रचना शुरू कर दी, राइट। यानी बॉडी के पार्ट्स, जैसे आई मीन वो इनिशियली तो बॉडी बहुत छोटा रहेगा, लेकिन उसको इन टर्म्स ऑफ योर स्किन, योर बोन्स भी इनिशियली नहीं बनेंगे, लेकिन उसको बहुत माइन्यूट लेवल पे वो सब उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फिर ब्लड, ये सब जो उसको ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया ये जो पुद्गल के परमाणु को, तो वो है, और उससे शरीर की रचना शुरू हो गई, तो वो हो गया शरीर पर्याप्ति। फिर शरीर पर्याप्ति हो गई, फिर उसके बाद होती है इंद्रिय पर्याप्ति। तो इंद्रिय पर्याप्ति क्या है कि फिर शरीर में फिर इंद्रिया, सब अलग अलग इंद्रिया बनानी शुरू कर दी, राइट। तो वो है इंद्रिय पर्याप्ति। फिर इंद्रिय पर्याप्ति, फिर उसके बाद आती है श्वासोश्वास पर्याप्ति। तो हमने जो प्राण है, वो प्राण जो है उसमें हमने कहा था, राइट, जीव कैसे जीता है, तो वो 4 प्राणों से जीता है, और उसमें श्वासोश्वास है, वो एक प्रकार का प्राण है। तो फिर उसके बाद क्या है, जीव जो है जीने के लिए श्वासोश्वास लेना उसका शुरू हो जाता है। तो श्वासोश्वास लेने की जो क्रिया है वो शुरू कर देता है, तो उसको वो क्रिया को शुरू करता है, तो वो क्रिया को भी उसको भी वो टू गेट टू दैट स्टेज, वो है उसको श्वासोश्वास पर्याप्ति कहते हैं। यानी श्वासोश्वास पर्याप्ति से फिर जीव में श्वासोश्वास की वो क्रिया शुरू हो जाती है। अगर जीव अपर्याप्त है तो वो श्वासोश्वास की वो क्रिया शुरू होने से पहले ही जीव की मृत्यु हो जाएगी, राइट। तो ये श्वासोश्वास पर्याप्ति है। फिर भाषा पर्याप्ति, यानी फिर जीव में जो भाषा यानी बोलने की, आवाज करने की जो शक्ति आती है वो भाषा पर्याप्ति। और फाइनली मन पर्याप्ति, यानी अगर जीव संगनी जीव रहा तो संगनी जीव जो है उसका मन, क्योंकि उसमें मन भी होगा, राइट, संगनी जीव में, तो मन की जो रचना हो जाती है या मन की भी रचना शुरू हो जाती है, और मन उसका जो एक एटलीस्ट इनिशियल जो मन है वो फॉर्म हो जाता है, तो वो है मन पर्याप्ति, राइट। तो इस तरह से बॉडी के जो अलग अलग जो पार्ट्स है इस तरह से उसके फॉर्म करता है, और ये जो है इस तरह से उसकी 6 पर्याप्ति होती है, राइट। तो उसके 6 पर्याप्ति के इस तरह से 6 भेद हुए। वापिस मैं बता रहा हूं, आहार पर्याप्ति,
शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। ठीक है, तो इस तरह से पर्याप्ति के 6 भेद होते हैं। अभी ये हर एक पर्याप्ति जो है उसको हम डिटेल में कवर कर सकते हैं, लेकिन अपने पास इतना टाइम तो है नहीं आज के लिए, तो अभी उसको मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो लेट मी टेक अ पॉज फर्स्ट, लेट मी सी किसी को कोई क्वेश्चन है इस पे, अभी तक जितना समझा उस पे। पर्याप्ति पूरा होने के लिए कोई टाइम लिमिट होती है? लाइक यू सेड 48 मिनट्स, विद इन 48 मिनट्स अगर नहीं होता है तो अपर्याप्त कर्म का उदय है उसका, तो राइट, दैट्स व्हाट यू सेड। हाँ, लेकिन पूरा होने के लिए ऐसे हायर लेवल पे कुछ ऐसा लिमिट होता है कि कब तक में पर्याप्ति उनकी पूरी हो जाती है कंप्लीटली, ऐसा कुछ कि इट्स ऑन गोइंग प्रोसेस? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो अपने अभी स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए, इस पे देखिए स्क्रीन पे क्या है कि ये जो गोमोत्सार जीवकांड ग्रंथ है उसकी जो गाथा नंबर 120 है, उस पे ये इसका आंसर है। इसमें क्या कहा है कि पज्जति पट्ठवणम जुग जुगवम पज्जत पज्जति पट्ठवणम जुगवम तू कम्मेणम होदी ऋठवणम। ठीक है, इसका क्या अर्थ हुआ? पज्जति यानी पर्याप्ति, फिर ये क्या कहा है कि पट्ठवणम यानी उसका प्रारंभ, जुगवम, जुगवम यानी युगपत। तो इसका अर्थ क्या होता है कि पर्याप्ति जो है वो शुरू जब करता है, ये 6 प्रकार की जो पर्याप्ति है वो जब जीव शुरू करता है तो क्या करता है, उसका जो शुरुआत है वो युगपत होती है, यानी 6 पर्याप्ति है वो उसकी शुरुआत जुगवम यानी युगपत यानी एक साथ होती है। ठीक है, यानी पर्याप्ति की जो शुरुआत है 6 प्रकार की पर्याप्ति जब जीव जन्म लेता है तो उसकी शुरू जो 6 प्रकार की पर्याप्ति को शुरू करना, जो पूर्ण करने की जो प्रक्रिया है वो एक साथ शुरू हो जाती है। लेकिन क्या कहा है कि तू कम्मेणम होदी ऋठवम, यानी उसका जो निष्ठापन, निष्ठवणम यानी निष्ठापन, निष्ठापन यानी उसकी पूर्णता, वो कब होती है? कम्मेणम, कम्मेणम यानी क्रम से। ठीक है, क्रम से उसका निष्ठापन होता है, यानी उसकी जो पूर्णता है वो सिक्वेंशियली होती है। तो पर्याप्ति का जो स्टार्ट होता है, जो पर्याप्ति स्टार्ट करने का जो प्रोसेस है वो एक साथ हो जाता है, यानी ऐसा नहीं होता है कि पहली पर्याप्ति पूरी होगी उसके बाद दूसरी पर्याप्ति स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं है। जो स्टार्टिंग का जो प्रोसेस है वो 6 पर्याप्ति का एक साथ हो जाता है, लेकिन उसका जो कंप्लीशन है, जो कंप्लीशन ऑफ दिस पर्याप्ति, जो 6 पर्याप्ति कहा उसकी क्रम से होती है। तो हमने जिस क्रम में जो पर्याप्ति जो कही, यानी आहारक, फिर इंद्रिय, सॉरी आहारक, फिर शरीर, फिर इंद्रिय, श्वासोश्वास, फिर 5वीं कौन सी थी? भाषा, भाषा। और छठी, हाँ भाषा, और छठी थी मन पर्याप्ति। तो इसी क्रम से होती है, यानी क्या होता है, इसका क्या इसका अर्थ हुआ कि कम्मेणम होंदी ऋठवणम, यानी उसका जो निष्ठापन है, पर्याप्ति का जो निष्ठापन है, जो कंप्लीशन का जो प्रोसेस है वो होता है सिक्वेंशियली, यानी कम्मेणम, कम्मेणम यानी क्रम से होता है। ठीक है, फिर ये क्या कहे सेकेंड लाइन में, अंतोमुहत काले णीह यक्कमा तत्तीय कालावा, यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि अंतर्मुहूर्त काल में क्रम से इसकी पूर्णता होती है, और तत्तीय लावा यानी जो टोटल ड्यूरेशन है वो भी अंतर्मुहूर्त है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझा देता हूं कि इसका सिंपल टर्म्स में ये उसका आंसर है कि जब जीव ने जन्म लिया तो उसने क्रम से सब पर्याप्ति शुरू की,
तो उसका मतलब ये हुआ कि सॉरी जीव ने जब जन्म लिया तो उसने सब पर्याप्ति शुरू करना, उसको पर्याप्ति को पूर्ण करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट में शुरू कर दिया। यानी इन जस्ट वन इन एट द सेम मोमेंट उसने छह पर्याप्ति को पूर्ण करने का प्रोसेस शुरू कर दिया। लेकिन तो वो युगपत यानी एक साथ उसने शुरू कर दिया। लेकिन जो पर्याप्ति का जो कंप्लीशन है वो जो है वो क्रम से होता है, यानी सिक्वेंशियली होता है। यानी पहले जो है वो जीव वो शरीर आहारक पर्याप्ति है वो पूरी करेगा, फिर आहारक पर्याप्ति के अंतर्मुहूर्त में वो नेक्स्ट पर्याप्ति जो शरीर की पर्याप्ति है उसको पूरी करेगा। शरीर की पर्याप्ति पूरी हो गई, फिर सिक्वेंशियली अंतर्मुहूर्त काल में जो नेक्स्ट पर्याप्ति है कौन सी है, आहारक शरीर फिर इंद्रिय पर्याप्ति उसको पूरी करेगा। फिर इंद्रिय पर्याप्ति पूरी हो गई, उसके अंतर्मुहूर्त काल में नेक्स्ट पर्याप्ति है जो श्वासोश्वास पर्याप्ति है उसको पूरी करेगा। फिर उसके अंतर्मुहूर्त काल में जो नेक्स्ट पर्याप्ति है भाषा उसको पूरी करेगा। फिर उसके अंतर्मुहूर्त काल में जो लास्ट पर्याप्ति है मनोपर्याप्ति उसको पूरी करेगा। तो इस तरह से अंतर्मुहूर्त काल के बाद क्रम से वो बाकी की जो पर्याप्तियां है वो बाकी की पर्याप्तियां इस तरह से अंतर्मुहूर्त काल में पूरी करेगा। ठीक है, लेकिन जो टोटल ड्यूरेशन है अंतर्मुहूर्त प्लस अंतर्मुहूर्त प्लस अंतर्मुहूर्त प्लस अंतर्मुहूर्त, ये जो टोटल ड्यूरेशन है इसका टोटल क्या होगा? 6 अंतर्मुहूर्त। हाँ, आंटी ने कहा 6 अंतर्मुहूर्त। किसी को और पर कोई ऐसा आंसर तो है? नहीं होता है, वो तो एक ही नहीं, अंतर्मुहूर्त सिंगल में पूरी होती है। विद इन वन પહેલા કભી अंतर्मुहूर्त में અંતર બધા નહીં। થઈ જશે, રાઈટ? એક જ हाँ અંતર્मुहूर्त में पूरी થાય છે। हाँ, तो उसका आंसर है अंतर्मुहूर्त प्लस अंतर्मुहूर्त प्लस अंतर्मुहूर्त प्लस अंतर्मुहूर्त। ऐसा 6 टाइम ऐड करोगे तो उसका सम टोटल क्या आएगा? उसका टोटल 6 अंतर्मुहूर्त नहीं आएगा, एक उसका ही आंसर अंतर्मुहूर्त। आएगा अंतर्मुहूर्त ही आएगा। हम्म ठीक है, अभी आप बोलोगे कि भैया 1 + 1 + 1 + 1 कैनॉट बी 1, राइट? 1 + 1 + 1 हैज टू बी 4 और 5, जितने बार उसको ऐड करोगे उतना आएगा। तो यहाँ पे वो इक्वेशन नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि अंतर्मुहूर्त इज नॉट अ फिक्स नंबर। अंतर्मुहूर्त मीन्स इट्स जो 48 मिनट्स का जो टाइम है उसमें एक समय आपने निकाल दिया, तो उसके जो जितने भी उसके जो रेंज है टाइम रेंज, अंतर्मुहूर्त इज बेसिकली टाइम रेंज, राइट? आई थिंक 9 समय से लेके 48 मिनट्स में एक समय कम, इतना जो टाइम रेंज है दैट टाइम रेंज इज कॉल्ड अंतर्मुहूर्त। तो यहाँ पे जो अंतर्मुहूर्त को भी असंख्य भेद है, राइट? अगर उसका अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में देखो तो अंतर्मुहूर्त की भी असंख्य भेद है। ठीक है, तो अंतर्मुहूर्त इज अ टाइम रेंज। तो एक इसमें जो मेरा अंतर्मुहूर्त प्लस अंतर्मुहूर्त का जो काल निकाला उसका भी जो टोटल है वो अंतर्मुहूर्त ही होगा। तो उसका मतलब ये हुआ कि जो 6 पर्याप्ति का जो काल है वो अंतर्मुहूर्त है। यानी अंतर्मुहूर्त में जब जीन ने जन्म लिया और अगर वो पर्याप्त नामकर्म से के उदय से के साथ जन्म हुआ तो वो पूरे अंतर्मुहूर्त यानी विद इन 48 मिनट्स 6 पर्याप्ति को पूरी करेगा। ठीक है, लेकिन उसका जो पलक का जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये है कि वो क्रम से पूरी होगी। शुरू एक साथ हो जाएगी, युगपत एक साथ, लेकिन उसका जो पूर्ण है वो क्रम से यानी सिक्वेंशियली होगा, वो एक साथ एक पूरा पूरा। एक प्रश्न था इसमें कलश्री भाई, शुरू एक हाँ, साथ होती है तो अपर्याप्त जीव में भी 6 पर्याप्ति एक साथ उत्पन्न हो जाती है क्या? उत्पन्न नहीं होती है, शुरू होती है, वो हाँ, शुरू प्रोसेस होती शुरू है। हो जाता है। हाँ, हाँ, शुरू हो जाती है लेकिन उसमें भी। हाँ शुरू हो जाती है, लेकिन जो अपर्याप्त जीव है उसको एक भी पर्याप्ति पूरी होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। और सॉरी, एक नहीं, उसमें एक्चुअली कहा ढाई शरीर ढाई पर्याप्ति, पर्याप्ति, 2.5 तक नहीं होती शरीर है, फिर पर्याप्ति। हाँ क्या आंटी? 3 होने के पहले मर जाता है वो जीव। हाँ, शरीर पर्याप्ति पूरी होने से पहले वो जीव की मृत्यु हो जाती है। नहीं, तो इंद्रिय पर्याप्ति वो होने से पहले। नहीं आंटी, शरीर पर्याप्ति वो आएगा। मैं उसको उसकी भी गाथा है गोमट सर में, उसकी मैं आई थिंक नेक्स्ट सेशन में थोड़ी मैं कवर करने की ट्राई करूँ। ठीक है, देखिए अभी ये पर्याप्ति का जो टॉपिक है ना, इस पर बहुत सारी डिटेल्स है। तो अपना आज में कहा ना कि हम लोग उसको 3-4 घंटे तक डिस्कस कर सकते हैं। अभी हमने जो की आधे घंटे में की है। तो अभी हम क्या करेंगे कि बिकॉज दिस टॉपिक आई फील इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग और इसमें काफी इंटरेस्टिंग है, तो उसको क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट सेशन में भी इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, ये पर्याप्ति का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। और इसमें जो गोमटसार जीवकांड की जो आई थिंक ऑलमोस्ट 10 गाथाएं हैं, तो विल ट्राई टू कवर दोस्त गाथा। हम पूरा ऑब्वियसली वर्ड टू वर्ड नहीं जाएंगे, लेकिन जो उसका जो मीनिंग है, उसका जो मेन भाव है वो हम समझ लेंगे।
ठीक है, चलिए तो हम आज का जो सेशन है यहीं पे समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है बिफोर वी डू द अनपंगुलाचरण? अपना टाइम तो हो चुका है, बट किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Yeah, I have one quick question और नेक्स्ट वीक ले सकते हैं अगर टाइम हो गया तो। हाँ तो ये मन तो सिर्फ संज्ञेय जीव में होता है, राइट? पांच इंद्रिय संज्ञेय जीव। सो देन दैट मीन्स के ये दिस शक्ति शुड बी ओनली इन पांच इंद्रिय संज्ञेय जीव। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। तो इसका भी आंसर है अपना। देखिए, जो इसका मैं एक चार्ट अपना स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, इट्स अ वेरी क्विक आंसर, इसलिए मैं चार्ट इसका शेयर कर देता हूँ। देखिए, जो 6 पर्याप्ति है जो हम स्थूल रूप से कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक जीव को 6 पर्याप्ति हो। तो यहाँ पे देखिए चार्ट है, इसमें क्या कहा है कि एक इंद्रिय से लेके एक इंद्रिय जीव है, उसको सिर्फ 4 पर्याप्ति होती है, उसकी 4 पर्याप्ति होती है। कौन सी होती है? आहार, शरीर, इंद्रिय और श्वासोश्वास, ये 4 पर्याप्ति होती है। विकलेंद्रिय और असंज्ञी पंचेंद्रिय, विकलेंद्रिय यानी 2 से 4 इंद्रिय वाला, और असंज्ञी पंचेंद्रिय यानी जो पंचेंद्रिय लेकिन जो असंज्ञी है, उसमें 5 पर्याप्ति होती है, क्योंकि उसमें जो 4 पर्याप्ति होती है प्लस भाषा पर्याप्ति है वो ऐड हो जाती है। तो ये 2 इंद्रिय से लेके असंज्ञी पंचेंद्रिय को 5 पर्याप्ति होती है, और जो संज्ञी पंचेंद्रिय है उसको 6 पर्याप्ति होती है, उसमें भाषा और मन ये दोनों होते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो इट्स अ राइट क्वेश्चन, तो ये है। तो जो एक इंद्रिय जीव को सिर्फ 4 होती है, विकलेंद्रिय यानी 2, 3, 4 और 5 में असंज्ञी, उनको 5 पर्याप्ति होती है। और जो 6 इंद्रिय, सॉरी, संज्ञी पंचेंद्रिय, 6 इंद्रिय वाला नहीं है संज्ञी पंचेंद्रिय, उसको 6 पर्याप्ति होती है। तो ये है। तो तो ये जो हम लोग एक हाँ, हम्म, सॉरी, go on। नहीं नहीं, बस बोलिए बोलिए। हाँ, तो जो एक इंद्रिय, तो जैसे ही संज्ञी पंचेंद्रिय में 6 साथ में शुरू हो जाती है, तो ऐसे एक इंद्रिय में 4 साथ में शुरू हो जाती है। करेक्ट करेक्ट, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। ठीक है। चलिए, इस पे पर्याप्ति पे ये ऐसा लगेगा कि टॉपिक तो लाइक ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज है पर्याप्ति पे। तो और मैंने बताया ना कि जो गोमटसार जीवकांड ग्रंथ है इस पे बहुत सारा डिटेल्स है, बहुत सारी डिटेल्स है। तो इस पे मेरी इच्छा है कि एक सेशन ले लेंगे, विल जस्ट कंटिन्यू ऑन दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट सेशन, और इस पे जो काफी सारे और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है विल ट्राई टू कवर दिस। ठीक है, चलिए आज फिर हम लोग यहीं पे हम समाप्त करते हैं। किसी और को कोई प्रश्न नहीं है? राइट, नो अदर क्वेश्चंस, राइट? We can take 1 or 2 more questions if anyone has it. ठीक है, अगर कोई प्रश्न ना हो तो चलिए, हम अभी अपना समय हो चुका है तो हम इसको समाप्त करते हैं। हम अंत मंगलाचरण कर लेते हैं। I'll just share my screen. सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पलक अंत मंगलाचरण। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक, सदा देत हूँ ढोक। 9 times नमोकार मंत्र।